हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है बेटा बढ़िया तरीके से? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अगर बढ़िया तरीके से आवाज़ आ रही है तो चैट पे लिख के बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग बेटा? आई होप बढ़िया हैं, मज़े में हैं। कल की छुट्टी थी आप लोगों की। आई होप सभी लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ाई तो कर ली होगी। देखो, बैकलॉग अगर था तो आपको कवर करने का टाइम मिला है इस वीक में। एंड मैथ्स में भी जो चैप्टर चल रहा है वो उतना मुश्किल नहीं है। देखो, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें वही सब कॉन्सेप्ट हैं, बार बार हम क्वेश्चंस में लगाए जा रहे हैं। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेफिनेटली इंप्रूव हो रही होंगी इस हफ्ते जो आपने मैथ्स पढ़ी है। डीपीपी भी सॉल्व करी है। अब डीपीपी का, लास्ट डीपीपी का भी मैं सोल्यूशन आप लोगों को नहीं पहुंचा पाया हूं, बट कल तक आप लोगों को दोनों डीपीपीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। दैट इज डीपीपी नंबर 4 एंड डीपीपी नंबर 5, राइट। चलिए, तो एक एडवांस का सेशन मैंने कल दिया था। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया है। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, वीकेंड पे देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री 1 के ऊपर जेई एडवांस से रिलेटेड हमने एक अलग डिस्कशन किया है। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने उसमें बताए हैं। और और एक और चीज, हाँ, कल मैंने 1 घंटे का एक लेक्चर दिया था जो शायद कल आपके पास पहुंच नहीं पाया था किसी कारणवश, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। दैट इज लेक्चर नंबर 5 जो था, वो 1 घंटे का ही सेशन था। PYQs था, रिकॉर्डेड सेशन मैंने आप लोगों को दे दिया था, जस्ट फॉर कि जो लोग खाली हैं कल के दिन वो देख सकें। बट कल नहीं पहुंच पाया, कोई बात नहीं। तो आज अगर आप अभी उसको नहीं देख पाए हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो एक सेपरेट चीज है। उसमें बस हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। उसमें हम जो आज थ्योरी में करने वाले हैं उससे कोई खास लेना देना नहीं है उस चीज का, राइट। तो अगर लेक्चर 5 जो मैंने 1 घंटे की रिकॉर्डिंग दी थी, अगर आपने अभी नहीं भी देखी है तो उसको कल देख लेना, परसों देख लेना, जब टाइम मिले देख लेना। और उसको क्वेश्चंस कर भी लेना साथ साथ अटेम्प्ट, राइट। तो आज के लेक्चर में ऐसा नहीं है कि अगर लेक्चर 5 तुमने नहीं देखा है वो रिकॉर्डिंग तो आपको समझ नहीं आएगा, कुछ नहीं। वो तो सब क्वेश्चंस थे उस लेक्चर में, सिर्फ हमने PYQs और क्वेश्चंस ही कवर किए थे। हाँ, चलिए। देख लिया सर, देख लिया। हाँ हाँ, एडवांस वाला लेक्चर हार्ड था सर। तो एडवांस वाला लेक्चर तो हार्ड होना ही था भाई। तुम्हें क्या लगा एडवांस वाला लेक्चर क्या तुम्हें हलवा लेक्चर दे दूंगा मैं? बहुत आसान आसान चीजें तुम्हें दे दूंगा? नहीं। अभी तो बेटा ऐसे ही लेवल वाइज लेवल बढ़ते जाएंगे। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ ली, एडवांस लेक्चर देखा तो देखा रे यार ये क्या क्या आ गया। अभी जब सेकंड टाइम रिवीजन के लिए एडवांस का ही लेक्चर दूंगा तो और लेवल बढ़ाऊंगा उसमें। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके बेटा लेवल बढ़ाएंगे, तभी आपको मजा आएगा और तभी आप कुछ नया सीखेंगे। हाँ, कुछ नया सीखेंगे तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, तो जेई की तैयारी देखो, उसमें यही तो फायदा है। उसमें रोज कुछ नया सीख सकते हो आप, चाहे वो चैप्टर आप 10 बार कर चुके हो, बट जब 11वीं बार रिवीजन कर रहे हो तब भी आप उसमें कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। तो पीवा जो मैंने एडवांस का सेशन दिया था उसको अच्छी तरह देखिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। धीरे धीरे, अभी शायद आपको बहुत टफ लग रहा होगा, थोड़े दिन बाद सेकंड लेक्चर का दूंगा, थर्ड लेक्चर का दूंगा, तो धीरे धीरे चीजें ईजी लगने लगेंगी। जैसे तुम्हें बेटा लेक्चर्स में लगने लगा ना, स्टार्टिंग में जब लेक्चर्स किए थे हमने, जेई की तैयारी शुरू की थी, तो तुम्हें कितना ज्यादा टफ लगता था। अब धीरे धीरे करके चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। तो वैसा ही एडवांस की सीरीज में भी होगा। स्टार्टिंग में एडवांस की सीरीज शुरू करिए, 1-2 लेक्चर काफी टफ लगेंगे, धीरे धीरे फिर तुमसे भी क्वेश्चंस उसमें होने लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का करने वाले हैं। जल्दी से बताइए कि आप फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ बेटा आप लोग रेडी हैं आज का लेक्चर करने के लिए, या फिर नहीं सर हम तो डीमोटिवेटेड हैं? सर जल्दी बताइए कैसा लग रहा है आपको, क्या फील हो रहा है? सर लास्ट में अलजेब्रा वाला पार्ट टफ था एडवांस्ड में। हाँ वही तो, वो क्यूबिक इक्वेशन उसमें करेंगे हम, क्वाड्रेटिक के साथ भी पढ़ेंगे। यस सर, यस सर, रेडी रेडी, बहुत बढ़िया। बस यही जोश चाहिए भाई, इसी जोश के साथ पढ़ाई करते रहो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ग्रेट, तो स्टार्ट करेंगे बेटा। आज का लेक्चर भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है। अगर तुमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाई ढंग से करी है, डीपीपीज वगैरह भी सॉल्व कर ली हैं, 3 डीपीपीज जो मैंने पहले दी थी अगर उतनी भी कर ली हैं, चौथी और चौथी वाली नहीं भी करी है, तो भी आज का लेक्चर आपको कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगने वाला, राइट। तो क्या करने वाले हैं जल्दी से देखते हैं बेटा। आज के लेक्चर में हम
ये मेन दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे, ग्राफ बना बना के भी कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाती हैं। ऑल्दो ग्राफ का मेथड देखो डिटेल में तो 12th में आएगा, डिटेल में जो ग्राफिकल मेथड है ना वो 12th में आएगा कैलकुलस में, बट अभी तुम्हें हल्का फुल्का सा ग्राफ के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ सिखाऊंगा। सारे ग्राफ के क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे क्योंकि 12th में, वरना क्या करेंगे, राइट। 12th में आएगा मेन ग्राफ। और इसके अलावा आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन। इनइक्वेशन समझ गए ना भाई, इनइक्वालिटी का साइन। अब मान लो साइन एक्स लेस देन हाफ आ गया, साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ आ गया, इस तरह का। अभी तक साइन एक्स इक्वल टू हाफ तुम सॉल्व करते थे, अब ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब साइन आने लग जाएंगे हमारे पास। तो आज का काम मेनली ये दो चीजें हैं, और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स तो हम करेंगे ही करेंगे, राइट। तो बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। ये दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफ के थ्रू ट्रिगो इक्वेशन सॉल्व करना, और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना। चलिए बिफोर वी स्टार्ट एक बार जल्दी से एक क्वेश्चन लेके रिवाइज करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन है, देखिए क्या है। वैल्यू ऑफ एक्स इन 0 से 2 पाए विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। तो एक इक्वेशन दी है प्यारी सी, और बोल रहे हैं कि भाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है जो एक्स वो एपी में है, उसकी कॉमन डिफरेंस बताओ एपी की, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है सर, तो एपी वगैरह बाद में देखेंगे, पहले तो इक्वेशन देखें कि साइन एक्स। अब देखो रूट एट तो क्या होता है, रूट 8 तो होता है 2√2, और रूट कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। रूट कॉस स्क्वायर एक्स जो है इसको क्या लिखोगे, रूट कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए। वेब क्रैश हो रहा है, कुछ लोग लिख रहे हैं वेब क्रैश हो रहा है, वेब वाले में शायद चल नहीं रहा है, तो देख लीजिए। ऐप पर आई थिंक चल रहा है, नहीं नहीं वेब पे चल रहा है अपना, तो वेब तो चल रहा है बेटा, हमारा तो चल रहा है। चलिए देखिए, हाँ तो मॉड आएगा, वेरी गुड। रूट कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने आपको एक बात बताई थी, रूट टी स्क्वायर को कभी भी टी नहीं लिखना, हमको क्या लिखना है, मॉड टी लिखना है। तो बस इसी फंडे के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है कि रूट कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, मॉड कॉस एक्स लिखोगे। 2√2 को बाहर कर लेता हूं, साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स इक्वल टू 1। बस अब तो क्या है, केस 1 कॉस एक्स पॉजिटिव, केस 1 बना लूंगा कॉस एक्स पॉजिटिव, और केस 2 बना लूंगा बेटा कॉस एक्स को नेगेटिव। केस 2 बना लेंगे कॉस एक्स नेगेटिव, तुम समझ गए, क्योंकि मॉड है सर, दो केसेस बनेंगे, कॉस एक्स पॉजिटिव एक जगह इक्वल भी कर लिया, और कॉस एक्स नेगेटिव। जल्दी से बेटा आप जल्दी से इसको खोलते हैं। तो 2√2 साइन एक्स कॉस एक्स, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ही खुलेगा, और नेगेटिव है कॉस एक्स तो मॉड जो है नेगेटिव से खुल जाएगा। 2√2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स तो क्या होता है, साइन 2x होता है, तुम्हें पता है बेटा, जब भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स दिख जाए साइन 2x, और सर √2 जो था उसको नीचे ले जाइए, इधर 1 के नीचे ले गए, इधर से भी ऐसा ही कुछ, साइन 2x इक्वल्स टू -1/√2 हो जाएगा बेटा, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। और अब क्या करना है, मुझे जनरल सोल्यूशन तो लिखनी नहीं है, प्रिंसिपल लिखनी है। तो याद करो प्रिंसिपल का मतलब, सर 2x की वैल्यू अब हम लिख लेंगे 2x 1/√2। अब तुम ओरली करो बेटा, ये सब चीजें अब तुम ओरली कर सकते हो। 1/√2 पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट, ये दो आ गई। अब मेरा सवाल ये है, क्या इसके अलावा भी कुछ लिखूंगा या फिर इस केस में से यही दो आएंगी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। वेब क्रैश हो रहा है सर, काफी सारे लोगों का वेब क्रैश हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। somebody saying क्रोम में प्रॉब्लम आ रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज में भी ट्राई कर सकते हैं आप। हाँ वेरी गुड, काफी बढ़िया। एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा था सभी बच्चों ने, बेटा कंसंट्रेट करें, यहां पे दो सॉल्यूशन तो ये हैं, बट सर क्योंकि यहां 2x है, डबल एंगल है 2x, तो आपने बताया था सर जब 2x होता है, क्योंकि x की रेंज 0 से 2 पाए है,
तो एक चक्कर और घूमना पड़ेगा, 2x में क्या करना पड़ेगा, 0 से 4 पाई तक जाना पड़ेगा बेटा। वेरी गुड। तो यानी कि आपको यहां पे क्या लिखना है, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 और 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 4 भी लिखना चाहिए, क्योंकि 2 साइकिल में हमें घूमना होगा। याद आया ना, 2x होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, फर्स्ट लेक्चर में ये बात करी थी कि 2x है तो 2 साइकिल, 3x है तो 3 साइकिल्स घूमेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। बस अब क्या है, जरा सिंप्लीफाई करो। सो 2x की वैल्यू हो गई पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, और इसको एलसीएम लो, 4 2 8, 9 पाई बाय 4 और 12 8 9 10 11 पाई बाय 4। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x हो गया पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, 9 पाई बाय 8 और 11 पाई बाय 8। 4 दिख रही हैं सर यहां से। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट केस, अभी सेकंड केस की तो बाद में बात होगी, क्या फर्स्ट केस में और सॉल्यूशन ये जो 4 आ रही हैं इनमें से कोई रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट? सारे के सारे ले लूं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, जल्दी से बताइए। क्या कोई इसमें से रिजेक्ट होगा या सारे के सारे एक्सेप्ट होंगे? हाँ, ऑल एक्सेप्टेड कुछ लोग लिख रहे हैं, 2 रिजेक्टेड। वेरी गुड। क्योंकि बेटा आपको मैंने हमेशा एक बात बोली है कि जब भी सॉल्यूशन आया और केस बनाया है, तो केस क्या बनाया है, cos x पॉजिटिव, तो आपको कौन सा आंसर लेना है, फर्स्ट या फिर जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है वही आंसर ले सकते हैं, क्योंकि cos x पॉजिटिव रखना है तो ऐसा x लेना है जो कि फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ रहा होगा। राइट, वेरी गुड। तो पाई बाय 8 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अब देखो मैं कैसे फास्ट चेक करता हूं कि कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कौन सा नहीं है। देखो 3 पाई बाय 8, अब तुम लोग क्या करते हो, शायद तुम उसको रेडियन को डिग्री में चेंज करते हो, मैं फास्ट करता हूं। देखो कैसे, मुझे एक बात पता है, इधर देखो, वैसे तो मैं ओरली कर लेता हूं, तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि भाई देखो 4 पाई बाय 8 जो होता है ये होता है पाई बाय 2, है ना, 4 पाई बाय 8 पाई बाय 2 होता है। तो 4 पाई बाय 8 जो है बड़ा होगा 3 पाई बाय 8 से, मानते हो कि नहीं? क्योंकि ऊपर 4 है नीचे तो 8 ही है, तो अगर ऊपर 4 है 3 है तो 4 पाई बाय 8 बड़ा होगा। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं 4 पाई बाय 8 यानी कि पाई बाय 2 जो है बड़ा है 3 पाई बाय 8 से, यानी 3 पाई बाय 8 क्या हो गया, छोटा हो गया पाई बाय 2, और पाई बाय 2 तो 90 है, यानी 3 पाई बाय 8 90 से छोटा एंगल है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये भी फर्स्ट का है, ये भी फर्स्ट का है, इसलिए ये दोनों तो एक्सेप्ट होंगे बेटा, ये दोनों तो एक्सेप्ट होंगे। एंड 9 पाई बाय 8 का क्या होगा, सोचो 8 पाई बाय 8 होता तो भाई 9 पाई बाय 8 जो है बड़ा है 8 पाई बाय 8 से। राइट, 8 पाई बाय 8 तो पाई है, तो पाई से जस्ट बड़ा है, यानी कि 180 से जस्ट बड़ा एंगल है, यानी कि ये किसमें आ जाएगा, ये रिजेक्ट होगा बेटा, क्योंकि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई से जस्ट बड़ा एंगल हो गया, 180 प्लस थीटा कुछ बन रहा है, ऐसे ओरली देखना है तुम्हें। 11 पाई बाय 8 की कहानी क्या है, अब सर डिग्री में करें क्या, नहीं तुम्हें डिग्री में नहीं करना, फालतू टाइम वेस्ट होगा। देखो 11 पाई बाय 8 को भी मैं ऐसे ही चेक करूंगा, 11 पाई बाय 8 जो है लेस देन 12 पाई बाय 8 है, ये तो मानते हो। 11 पाई बाय 8 क्या है, 12 पाई बाय 8 से तो सर कम है, ध्यान से सुनना, 11 पाई बाय 8 कम है 12 पाई बाय 8 से, और 12 पाई बाय 8 कितना है, अगर 4 काटा जाए इन दोनों में से तो 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 हो गया ना, 4 कट के 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री से, यानी कि 11 पाई बाय 8 270 से जस्ट कम है। 270 से जस्ट कम का क्या मतलब हो गया, ये 90 ये होता है 270, इससे जस्ट कम मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ही, यानी ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का ही एंगल है बेटा, यानी ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों रिजेक्ट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल से cos x तो हमें पॉजिटिव रखना है, इसलिए ये वाला और ये वाला आप कर देंगे बेटा रिजेक्ट, ये दो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, ये वाला रिजेक्ट और ये वाला रिजेक्ट, दो आंसर्स, पहले दो एक्सेप्ट हो जाएंगे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सही सही सोच रहे हो, क्योंकि cos x वहां पे बेटा नेगेटिव होता है। अब अगर तुम ये समझ गए तो जल्दी से अब इसको भी ऐसे सॉल्व करके देखो, इसमें से कौन कौन से एक्सेप्ट होंगे केस 2 में से, जल्दी से देखिए। तो 2x जो होगा क्या क्या होगा, सोचो, ओरली लिखना है, 1 - 1/√2 थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 5 पाई बाय 4, समझ गए ना, पाई प्लस पाई बाय 4, और इधर 2 पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब 7 पाई बाय 4। और सर एक चक्कर और घूम लो, एक चक्कर और घूम लो, क्योंकि 2x है
तो 5 पाई बाय 4 प्लस 2 पाई और 7 पाई बाय 4 प्लस 2 पाई। तो जल्दी से इनको अब सिंप्लीफाई करके लिखिए, 5 पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8 और 8 5 13 पाई बाय 8 और 8 7 15 पाई बाय 8। अब मुझे इसमें से कौन कौन से रिजेक्ट करने हैं जल्दी से बताइए। वेब इज वर्किंग नाउ, काफी लोग लिख रहे हैं, शायद अब काम करने लगा है, तो जो लोग वेब पे जाना चाहें एक बार चेक कर लें। हाँ, 5 पाई बाय 8। अब जल्दी से बताइए कौन कौन सा एक्सेप्ट होगा। फिर से वही, अब मुझे वो एक्सेप्ट करने हैं जिसमें cos x क्या है बेटा, नेगेटिव है। cos x जिसमें नेगेटिव है वो मुझे लेना है, यानी अब मुझे सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट वाले लेने हैं। देख रहे हो कैसे मॉड्यूलस मिक्स होता है, छोटा सा मॉड का कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को इसने पूरा हिला डाला है ना। और अब क्या होगा, अब जल्दी से बताइए, 5 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8 क्या एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। 5 पाई बाय 8 के लिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 5 पाई बाय 8 पोल से बताएंगे, एक्सेप्ट मतलब थम्स अप करेंगे, नहीं तो बेटा थम्स डाउन करेंगे। जल्दी से पोल पे बात करेंगे। पोल, हाँ, तो मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं, 5 पाई बाय 8 के बारे में बताना है, एक्सेप्ट मतलब थम्स अप, रिजेक्ट मतलब थम्स डाउन। जल्दी से पोल स्टार्ट करेंगे। पोल शायद वर्क नहीं कर रहा है, कर गया कर गया। देखिए क्या आप लोगों के पास पोल आ रहा है, ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन केस cos x नेगेटिव चाहिए, क्या 5 पाई बाय 8 एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। देखते हैं क्या है आंसर, क्या आप लोगों ने आंसर निकाला है, जरा देखा जाए। 70% लोगों ने बोला एक्सेप्ट, वेरी गुड बेटा, 70% लोग सही हैं, क्योंकि अब आपको cos x नेगेटिव चाहिए। और ये कौन से क्वाड्रेंट का, 5 पाई बाय 8, इसी लॉजिक से सोचो। 5 पाई बाय 8 जो है 4 पाई बाय 8 से जस्ट बड़ा हो गया, राइट। 5 पाई बाय 8 जो है 4 पाई बाय 8 से जस्ट बड़ा है, यानी 90 से जस्ट बड़ा है। तो 5 पाई बाय 8 90 से जस्ट बड़ा है, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है। 7 पाई बाय 8 90 से, वो सॉरी 180 से जस्ट छोटा है, क्योंकि 8 पाई बाय 8 होता तो 180 होता, 8 से जस्ट कम है, तो ये भी तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 180 से कम सेकंड में आता है, यानी ये दोनों में सेकंड है। दोनों एक्सेप्ट, क्योंकि सेकंड में cos नेगेटिव होता है बेटा, समझ गए ना। और 13 पाई बाय 8 सोचो, 12 पाई बाय 8 तुम्हें पता है क्या होता है, 12 पाई बाय 8 तो सर होता है 3 पाई बाय 2, तो 13 पाई बाय 8 इससे जस्ट बड़ा है, 13 पाई बाय 8 इससे जस्ट बड़ा है, यानी 270 से जस्ट बड़ा हो गया। ये वाला तो 270 है, ये 270 है, इससे जस्ट बड़ा हो गया, यानी ये फोर्थ में चले गया और ये भी फोर्थ में चले गया बेटा। और फोर्थ में तो cos पॉजिटिव होता है, बट हमें तो cos नेगेटिव चाहिए, तो ये दोनों को रिजेक्ट कर दो, इन दोनों को बेटा रिजेक्ट कर दो। तो फाइनल दो आंसर यहां से मिल गए। वेरी गुड वेरी गुड। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, मैं ऊपर लिख देता हूं। आंसर जो होगा इसके, x की वैल्यू एक आई पाई बाय 8, उसके बाद आई 3 पाई बाय 8, उसके बाद जो आई वहां से 5 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8। ये हमारे 4 सॉल्यूशंस आए। बट उन्होंने कुछ और ही पूछा था। उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने बोला है कि भाई ये एपी में है, इंक्रीजिंग एपी, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो इन चारों में क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है देख लीजिए। क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है सर, 2 पाई बाय 8 यानी पाई बाय 4। ए ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन आ गया बेटा, राइट। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मॉड्यूलस का जो फंडा है, बेसिक मैथ में जो सीखा था, वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिक्स करके पूछ लिया गया है, राइट। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, जिसका भी बेटा ये वेब ओपन नहीं हो पाया, कुछ भी हो पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो जब आपके पास पहुंच जाएगा बाद में, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, राइट, अगर आपका बीच में रह गया आधा अधूरा ये वाला तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, आज की क्लास का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ सर, स्क्रीन पे लाइट आ रही है बेटा, वो आपका मेरे को चैट दिख रही होती है ना, उस चीज की लाइट दिखती है व्हाइट कलर की, क्योंकि वहां पे चैट ऑन है, इसलिए आपको हल्की सी लाइट दिखती है वो। चलिए अब ध्यान से देखेंगे सब लोग सामने देखेंगे। अब हम नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। हाँ, जल्दी से देखेंगे।
सामने देखें सब लोग। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, अब ग्राफिकल अप्रोच सीख रहे हैं। अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो हम कुछ साइन एक्स को टी, कॉस एक्स को टी, क्वाड्रेटिक, फैक्टराइजेशन, सीडी फॉर्मूला, इन सब की मदद से हमने रेंज, पिछले क्लास में हमने रेंज के थ्रू भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करी, राइट। तो अब हम बिल्कुल ही एक डिफरेंट अप्रोच ले रहे हैं, ग्राफ बना के भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, जो डीपीपी नंबर 3 का लास्ट सवाल था वो टफ वाला, वो भी मैंने ग्राफ बना के ही किया था, तो वो भी एक्चुअली ग्राफिकल अप्रोच ही थी, राइट। तो ग्राफिकल अप्रोच है क्या, बेसिकली ग्राफ बना के हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता सकते हैं इजीली। तो जब भी, कब लगाना है, देखो ग्राफिकल अप्रोच लगाना कब है सर, पहली बात, जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाए तो दो चीजें देखनी है तुम्हें ग्राफ बनाते वक्त। सबसे पहला तो, क्योंकि ग्राफ से कभी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बता सकते कि x इक्वल टू 30 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, मतलब वो भी कर सकते हो, उसके लिए बहुत प्रिसाइज ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ेगा। हमारे पास वो सब तो है नहीं, हम तो एक रफ ग्राफ बनाने वाले हैं। तो ग्राफ कब बनाएंगे, जब आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा होगा। पहली चीज, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज आस्क्ड, ये नहीं पूछा कि क्या सॉल्यूशन है, ये पूछा है कितनी सॉल्यूशन है, तो वो क्वेश्चन ग्राफ से हो सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं है जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ग्राफ लगा दिया सर हमने, नहीं। दो चीजें देखनी है, पहली चीज है जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरी चीज बेटा कि जब आपके पास उल्टे सीधे फंक्शंस आ जाएं एक ट्रिगो इक्वेशन में। सर इसका क्या मतलब हुआ उल्टे सीधे फंक्शन का, बेटा देखो जैसे इसमें देखो, एक साइन एक्स आ गया ट्रिग्नोमेट्री, और एक लीनियर फंक्शन आ गया। उल्टे सीधे का मतलब है मिक्स्ड फंक्शंस आ गए भाई, एक ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, एक लॉग फंक्शन दिख गया सपोज, एक ट्रिग्नोमेट्री दिख गया, एक एक्सपोनेंशियल 2 की पावर x दिख गया, एक ट्रिग्नोमेट्री दिख गया, और एक सपोज x स्क्वायर दिख गया, आगे क्वाड्रेटिक भी दिख जाएगी, राइट। तो जब उल्टे सीधे फंक्शन मिक्स हो रहे हैं तो 100% ग्राफ से सॉल्व होने वाला है। अगर ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री है फिर मत ग्राफ लगाओ, मतलब तब भी लगा सकते हो, बट और भी अप्रोचेस तब तुम लगा सकते हो। तो ग्राफिकल अप्रोच कब लगाओगे, तो दो चीजें देखनी है, सबसे पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा हो, दूसरी चीज मिक्स्ड फंक्शंस आर देयर, मिक्स्ड फंक्शंस आर प्रेजेंट इन ट्रिगो इक्वेशन। जो इक्वेशन है उसमें मिक्स फंक्शंस हैं, मिक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, जैसे कि यहां इस एग्जांपल में आप देख सकते हो। तो जैसे कि एक और एग्जांपल लिख देता हूं, से tan x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज कुछ भी ऐसे कुछ लिख दिया, tan x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, एक मिक्स्ड फंक्शन टाइप हो गया, ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है और क्वाड्रेटिक फंक्शन भी। तो ऐसे में हम ट्रिग्नोमेट्री के अपने फंडे फेल हो जाएंगे पुराने वाले, हम इसमें ग्राफ से बस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही बता पाएंगे, समझे। हाँ, तो अब ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, अब मुझे निकालना है, जैसे इस क्वेश्चन से समझते हैं, मुझे निकालना है कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए sin x इक्वल टू एक्स बाय 10 के। तो मैं दोनों चीजों का ग्राफ बनाऊंगा, LHS का ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, और इसका भी ग्राफ बनाएंगे, और दोनों जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने सॉल्यूशन हो जाते हैं, क्योंकि ग्राफ जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब वहां वहां फंक्शन इक्वल हो रहे हैं, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो अगर आपको LHS इक्वल टू RHS रखना है तो दोनों के ग्राफ बना के उनके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स काउंट कर लीजिए। तो प्रोसेस क्या रहेगा, प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ LHS एंड RHS एंड चेक नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। हम ये देख लेंगे कि भाई कितनी बार वो दोनों ग्राफ टकरा रहे हैं, उतने उनके सॉल्यूशन हो जाएंगे, राइट। चलिए अब जल्दी से देखते हैं। हाँ, ये लिखा है मिक्स्ड फंक्शंस। मिक्स्ड मतलब कि एक ट्रिग्नोमेट्री है, अभी लॉग आ जाएगा, 12th में जाएंगे तो लॉग भी आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ लॉग, कुछ भी उल्टे सीधे ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कुछ और भी आ गया तो आप समझ जाइए वो क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व होगा। अभी तुम्हें PYQ भी 1-2 कराऊंगा, पहले ये देख लो जरा। हाँ, तो अब हम ग्राफ बनाएंगे भाई, अब देखो ग्राफ जो sin x का है, तुम्हें पता है sin x का ग्राफ तो ऐसा चलता जाता है ना भाई, ये ग्राफ होता है sin x का, इधर तक होता है। अब मुझे कैसे पता कि कितना ग्राफ बनाऊं, sin x का ग्राफ तो इंफिनिटी तक चलता है। अब बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई sin x का ग्राफ कहां तक बनाऊंगा। देखो बहुत केयरफुली सुनना, राइट साइड का ग्राफ अगर देखें, देखो sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, राइट। ध्यान से सुनेंगे, sin x तो 1 से छोटा ही होगा, यानी जब मैं x 10 से बड़ा रखूंगा तो वैसे ही बेकार है मेरे लिए, समझे। अगर x में 10 से बड़ा रख, क्योंकि x 10 पे क्या हो रहा है, राइट साइड 1 हो जा रही है, तो 10 से बड़ा कुछ भी x रखना मेरे लिए यूजलेस है, क्योंकि मुझे पता है 10 से बड़ा कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता, क्योंकि 10 डाल के
10 कहां से आया दिमाग में, क्योंकि 10 10 कट जाएंगे, राइट। 10 से बड़े में RHS क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, और sin x कभी भी 1 से बड़े के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि बेटा मैं क्या करूंगा कि x को मैक्सिमम 10 तक ही ट्राई करूंगा, ग्राफ में x को मैक्सिमम 10 तक बनाऊंगा, और सिमिलरली -10 तक बनाऊंगा ग्राफ, -10 ताकि -1 तक रहे, क्योंकि sin x की बेटा सिंपल सी बात है, sin x की रेंज होती है -1 से 1, और sin x की वैल्यू x/10 दी है ना भाई, इनइक्वालिटी लगा लो। तो जैसे ही 10 मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू -10 से 10 में ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है जी। अब 10 लगभग क्या होता है, देखो हमें तो ये पाए पता है भाई, हमें तो ये पता है 0 है, पाए है, ये 2 पाए है। अब 10 लगभग कहां होता है, सोचो 3 पाए की लगभग वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 3.14, 3 इंटू 3.14, यानी 3 पाए के आसपास कहीं 10 आ जाएगा। इनफैक्ट 3 पाए से जस्ट बड़ा होगा, क्योंकि 3 पाए की वैल्यू देखो क्या है, 9.42 है, राइट। 3 पाई की लगभग वैल्यू 9.42 है। तो मैं ये सब तुम्हें बता रहा हूं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ग्राफ बनाते वक्त क्या क्या दिमाग में चल रहा है, कि भाई मेरे को ग्राफ sin x का 10 से आगे जाना नहीं है, क्योंकि 10 के बाद तो ये राइट साइड बड़ा हो जाएगा 1 से, और 10 मतलब लगभग 3 पाई के आसपास, तो मैंने लगभग 3 पाई तक ग्राफ बना दिया। ऐसे ही बेटा -3 पाई तक भी बना देता हूं, ये हो गया -3 पाई तक ग्राफ, ठीक है जी। ये हो गया -3 पाई वाला पॉइंट। देख लीजिए क्या इतनी बात सही है, क्या इतनी बात सही है। मैंने sin x का ग्राफ तो बनाया है, नीट एंड क्लीन काम करने वाला है भाई। देखो ग्राफिकल अप्रोच ऐसे ही नहीं कि बस तुम जल्दबाजी में लगा के आगे बढ़ गए, प्रॉपरली तमीज से ग्राफ बनाओगे, और उसके बाद तुम नीट एंड क्लीन काम करोगे। थोड़ा भी ऊपर नीचे कर दिया तो नंबर इंटरसेक्शन पॉइंट गड़बड़ हो जाएंगे, और फिर आंसर गलत आ जाएगा। चलिए तो ये बात हो गई। सर x तो डिग्री में है, नहीं बेटा x डिग्री में नहीं होता, यहां x रेडियन में होता है। जब भी ये सब इक्वेशंस में x रेडियन में होता है, हमारे ग्राफ में भी तो x रेडियन में होता है। तो x इज नॉट इन डिग्री, x इज इन रेडियंस। कुछ लोग चैट पे पूछ रहे हैं सर x तो डिग्री में है, नहीं, x रेडियंस में है बेटा। x जो है रेडियन में है, वो 10 डिग्री नहीं है। कभी भी जब भी सॉल्यूशन इस तरह की आएंगी, x हमेशा रेडियन में लेना है तुमने, x की वैल्यू हमेशा रेडियन में होगी। चलिए तो लेफ्ट साइड का ग्राफ तो बन गया, लेफ्ट साइड का ग्राफ बन गया। अब राइट साइड का बनाते हैं। राइट साइड का ग्राफ देखो क्या है, y = x/10 है। अब y = x/10 तो कैसा ग्राफ है, एक लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ तो में यार आता है कि भाई हम 1 2 x और y की वैल्यू छाट के डाल लेंगे और अपना ग्राफ बना लेंगे। जैसे x0 डालेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, x0 डालेंगे y 0 आ गया, और x10 डालने पे y 1 आ गया, राइट। एक और ले लो, x को -10 डाल लूं तो y -1 आ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स की मदद से अब मैं इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। चलिए, एक है 0 पे 0। अब जरा ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखेंगे। एक है 10 पर 1, x 10 डालने पे, और 10 तुम्हें पता है जस्ट इसके आगे होगा। 10 कहां होगा, इसके जस्ट आगे, क्योंकि 3 पाए 9.42 था, तो 10 इसके आगे होगा। 10 पे 1 ये हो गया, क्योंकि ये वाला पॉइंट अपना 1 है ही, ये वाला पॉइंट बेटा y = 1 है ही। तो 10 पे 1, 10,1 मतलब बेसिकली आपका ये वाला पॉइंट हो गया। 10,1 इज दिस पॉइंट, ठीक है सर। -10,1 लगभग ऐसे ही -3 पाए के इधर होगा, -10,-1 ये वाला पॉइंट होगा। -10,-1 थर्ड क्वाड्रेंट में वहां होगा। तो मेरे पास ये 3 हरे डॉट हो गए, एक ये 0 0, एक ये और एक ये। इन तीनों डॉट्स को ज्वाइन करके मुझे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा y = x/10, राइट। तो जल्दी से y = x/10 बना रहा हूं। y = x/10, इन तीनों हरे डॉट्स को ज्वाइन कर लेता हूं। देख लीजिए, इन तीनों हरे डॉट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया बेटा। लगभग इस तरह का ग्राफ बन गया, राइट। इस तरह का ग्राफ बन गया। बस अब देख लो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं इस स्ट्रेट लाइन के, पर्पल वाली लाइन और ऑरेंज वाले ग्राफ के, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। जल्दी से देखिए, लाल कलर से मार्क कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 और 7 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गए। 7 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गए, यानी sin x = x/10 के कितने सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 7, राइट। 7 सॉल्यूशंस होंगे इसके।
7 सॉल्यूशंस होंगे। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह से आप ग्राफिकल अप्रोच लगाएंगे जब आप उनके दोनों के ग्राफ बनाएंगे। दोनों के ग्राफ बना दिए और बेटा गिन लिए वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो दोबारा से एक बार देखो, पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैंने देखा कि भाई अपना जो ग्राफ है वो x 10 से आगे बढ़ने का मुझे वैसे ही फायदा नहीं है, क्योंकि 10 के आगे 1 से बड़ा हो जाएगा राइट साइड, तो इसलिए 10 से आगे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। लाइन देखो ऊपर निकल जाएगी, 1 से ऊपर निकल जाएगी और हमारा साइन एक्स का ग्राफ तो नीचे नीचे ही चलता जाएगा, लाइन ऊपर निकल जाएगी, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो बस क्या है, -10 और 10 लगभग 3 पाई हो गया। तो साइन एक्स का ग्राफ 3 पाई -3 पाई तक बना लिया और लाइन का ग्राफ बना लिया। बस दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट देख लिए, हो गया काम। क्या ये बात क्लियर हो गई है? चलो एक और क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूं तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और करेंगे। चलिए सेकंड प्रॉब्लम पर आएंगे बेटा। देखिए क्या है, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। ऐसे ग्राफ बनाने भी तुम्हें आने चाहिए। देखो मैं तुम्हें अभी ग्राफ का ना एक हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूं, वैसे तो 12th में आएंगे मेनली ग्राफ, बट इस तरह के ग्राफ, दो फंक्शन के मैक्स का भी ग्राफ बनाना थोड़ा सा सीख लो कैसे बनता है। तो क्या ग्राफ बनाना है, लेफ्ट साइड क्या है, मैक्सिमम ऑफ y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, मैक्स मतलब दोनों में से जो बड़ा है, साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, दोनों में से जो बड़ा है उसका ग्राफ मैं बनाऊंगा। ठीक है सर। और राइट साइड तो y इक्वल टू हाफ है ही, ये तो बड़ा आसान है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तुम्हें पता है x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, फंक्शंस में हमने ग्राफ देखा था y इक्वल टू c का ग्राफ कैसा होता है, तो y इक्वल टू हाफ का सब बना लेंगे, ये है मेन चीज। तो अब ध्यान से देखो भाई कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग सामने, सब लोग केयरफुली देखेंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, साइन एक्स का बना लेता हूं और 2 पाई तक बना रहा हूं। अभी मैं 2 पाई तक क्यों बना रहा हूं सर, वहां तो -2 पाई से 5 पाई लिखा है, आप 2 पाई तक क्यों बना रहे हो? तो बेटा एक चीज होती है पीरियड, तुम्हें याद होगा साइन एक्स कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो ये पूरा ग्राफ तो 2 पाई के बाद रिपीट करना ही करना है, मुझे पता है, तो मैं 2 पाई तक बना लेता हूं, आगे पीछे रिपीटिशन होने वाला है। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये हो गया साइन एक्स का और इसी के साथ अब कॉस एक्स का भी। जिन दो फंक्शंस का मैक्स बनाना है दोनों का ग्राफ एक साथ बना लो पहले, ठीक है, दोनों का एक साथ। ठीक है सर, पहले भी बनाया था हमने, ऐसा याद होगा आप लोगों को, साइन एक्स और कॉस एक्स का एक साथ बनाया था हमने, और ये वाला पॉइंट हो गया था 3 पाई बाय 2, ये पॉइंट हो गया था 2 पाई। ठीक है सर, और ये मिलते कहां कहां हैं, याद करिए, ये ग्राफ कहां कहां मिलते हैं, ये वाला पॉइंट क्या होता है और ये वाला क्या होता है, जल्दी से बताइए। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री 1 में हम ये देख चुके हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स कहां मिलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई बाय 2 से कम में कहां मिलते हैं, याद करो, पाई बाय 4 पे इक्वल होते हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कहां कहां होते हैं, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स मतलब tan x1 हो गया ना, कॉस को नीचे ले आओ, तो tan x1 कहां कहां होता है यार, ऐसे बता दो ना सीधे सीधे। tan x1 एक तो 45 पे होता है सर, एक पाई प्लस पाई बाय 4 पर भी हो जाता है, यानी 5 पाई बाय 4 ही लिख देता हूं सीधे, ये वाला पॉइंट 5 पाई बाय 4 है। तो पहले आपको इतना काम करना है, बस क्या करना है, जिस भी दो के मैक्सिमम का ग्राफ बनाना है उन दोनों को एक साथ बना लेना है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट प्यार से लिख लेने हैं हमको। ये पाई बाय 4 था, राइट। हाँ, अब जरा सामने देखेंगे सब लोग। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है बेटा, पेन वेन साइड में रख दो जरा और 1 मिनट के लिए सुनो कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे मैं दोनों फंक्शंस का मैक्सिमम का ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, ये पीला वाला ग्राफ किसका है, कॉस एक्स का है, और वैसे तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं यार ये चीज, ये वाला अपना पर्पल वाला साइन एक्स का है। थोड़ा बहुत तुम्हें साइन वर्सेस कॉस का तो मैंने करा ही दिया था ना, अच्छा हाँ, साइन वर्सेस कॉस तो करा दिया, अब तुम बड़ी इजीली बता दोगे। दोनों में मैक्सिमम मतलब जो दोनों में बड़ा है, राइट, जो दोनों में बड़ा है उसे लेना है। अब ध्यान से देखो भाई, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि अगर दोनों में से बड़ा ढूंढना है तो वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा, याद करो, इस वाले रीजन में कॉस बड़ा है, पीला वाला ग्राफ ऊपर है, पर्पल वाला नीचे है, तो यहां से 0 से पाई बाय 4 पीला ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि मैक्स चाहिए हमें, क्या चाहिए, दोनों में से बड़ा चाहिए, तो 0 से पाई बाय 4 ये हो गया। उसके बाद ये पर्पल ग्राफ ऊपर आ गया, पीला नीचे चले गया, तो यानी पर्पल बड़ा है, साइन एक्स बड़ा ग्राफ है, यानी साइन एक्स लेंगे यहां तक। इसके बाद फिर पीला ग्राफ ऊपर आ गया, पर्पल नीचे चले गया, यानी इसके बाद हम फिर से पीला ग्राफ ले लेंगे। तो ये मैं तुम्हें बता चुका हूं यार, साइन वर्सेस कॉस में भी बिल्कुल सेम एनालिसिस करी थी, और तुम लोगों को पता है कि भाई दोनों में से बड़ा कौन सा है,
तो ये वाला ग्राफ बड़ा है, देखो यहां पे व्हाइट कलर से ले रहा हूं, ये वाला बड़ा है इतने रीजन में, तो ऐसा। उसके बाद ये वाला बड़ा हो गया, तो व्हाइट कलर से अब मुझे फाइनल ग्राफ मिल रहा है, तो व्हाइट कलर से मुझे फाइनल ग्राफ मिल रहा है। और फिर अब पीला आ गया ऊपर, उसके बाद अब पीला आ गया, पूरे पूरे टाइम पीला वाला ही ऊपर है, cos x ही ऊपर है, sin x तो नीचे है बेटा। तो ये व्हाइट कलर का जो ग्राफ है, ये ग्राफ अपना किसका हो गया, ये हो गया मैक्सिमम ऑफ sin x cos x का। इतनी बात क्लियर है? sin x cos x का इस तरह से बेटा मैक्सिमम ऑफ sin x cos x का ग्राफ बन जाएगा। हां, अब बताइए, ये तो लेफ्ट साइड का ग्राफ हो गया, अब मुझे y इक्वल टू हाफ बनाना है। अच्छा, y इक्वल टू हाफ तो अब ऐसी लाइन आएगी, एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, x एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी बेटा। बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा, हाफ इसके नीचे से निकलेगी ऐसे या ऊपर से निकलेगी। बेसिकली अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है कि y इक्वल टू हाफ x एक्सिस के पैरेलल तो आएगी, बट क्या नीचे से निकलेगी या ऊपर से निकलेगी, हमें क्या पता। तो भाई उसके लिए ये पता लगाओ, ये पॉइंट क्या है, ये क्या है सर, ये तो 1/√2 है ना भाई, क्योंकि यहां sin x और cos x दोनों क्या होते हैं, इक्वल टू 1/√2, 45 डिग्री π/4 पे दोनों 1/√2 होते हैं। ठीक है, तो 1/√2 लगभग कितना है, चेक करो जरा। 1/√2 की वैल्यू रैशनलाइज कर दो ना, √2/√2 कर दो, तो √2/2 हो गया, √2 मतलब 1.41 अपॉन 2, तो लगभग ये 0.7 के आसपास है। सो 1/√2 लगभग 0.7 के आसपास होता है, ये क्या है, लगभग 0.7 के आसपास है। अब देखो मुझे पता लग गया, 0.5 जो है वो तो इससे नीचे ही होगा ना, क्योंकि y इक्वल टू हाफ मतलब 0.5 हो गया, ये तो y इक्वल टू 0.5 का जो ग्राफ बनेगा, अब वो बेटा x एक्सिस के जो पैरेलल लाइन आएगी वो नीचे से निकलेगी, ऐसी कुछ डॉटेड बना देता हूं तुम्हें ताकि इजीली दिख जाए। तो ये वाली लाइन अपनी नीचे से निकल रही है, देखो y इक्वल टू हाफ की लाइन हो गई बेटा, y इक्वल टू हाफ की लाइन नीचे से निकलेगी, इस वाले के 0.7 के नीचे से, देखो मैंने निकाली है, राइट, नीचे से निकली है, शाबाश। बस ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, क्योंकि अगर अभी यही लाइन भाई ऊपर से निकली होती, यही लाइन अगर ऐसे नीचे की जगह बेटा ऐसे ऊपर से चली जाती, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट देखो बदल जाते, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन वाइड ग्राफ के साथ ज्यादा आ जाते, बट अभी तो नीचे से निकल रही है, इसलिए y इक्वल टू हाफ के साथ कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गए सर, एक तो ये हो गया हरे डॉटेड लाइन का और व्हाइट ग्राफ का देखना है ना, ये सब नहीं लेने क्योंकि ये तो ग्राफ ही नहीं है, व्हाइट वाला हमारा ग्राफ है, हमारा ग्राफ कौन सा है, व्हाइट वाला। तो दो सॉल्यूशंस हो गए, इसके मैक्सिमम ऑफ sin x cos x और y इक्वल टू हाफ के 0 से 2 पाई में। प्लीज नोट, अभी सॉल्यूशन किस में आए हैं, 0 से 2 पाई में आए हैं। सो बेसिकली मैं क्या लिख देता हूं यहां, 2 सॉल्यूशंस इन 0 से 2 पाई, एक साइकिल में 0 से 2 पाई में 2 सॉल्यूशंस आए भाई, एक साइकिल में कितनी साइकिल दी हुई है, बस अब तो वही कर लो, अपना यूनिटरी मेथड लगा लो भाई कि एक साइकिल में 2, तो 2 सॉल्यूशन और आ जाएंगी इसमें 2 पाई से 4 पाई में भी, क्योंकि एक चक्कर और हो गया 2 पाई से 4 पाई, बट उन्होंने 5 पाई तक जाने को बोला है, मतलब आधी साइकिल और लेनी है। आधी साइकिल में कितनी सॉल्यूशन है, आधी साइकिल में तो एक सॉल्यूशन है, तो 1 सॉल्यूशन इन 4 पाई टू 5 पाई, क्योंकि ये आधी साइकिल हो गई, एक सॉल्यूशन और आ गई, और -2 पाई से 0 भी तो एक पूरी साइकिल होती है भाई, -2 पाई से 0 में भी 2 सॉल्यूशन आएंगी। तो टोटल जोड़ लो भाई आंसर, टोटल आंसर फिर से क्या आ गया, 7 ही आ गया, देखो 2 2 4 6 7 सॉल्यूशंस, ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, फाइनल आंसर हो गया 7 सॉल्यूशंस। सर हर बार 7 आएगा, नहीं, वो तो कोइंसिडेंस की बात हो गई कि आपका 7 ही निकल कर आ गया। देख लीजिए क्या ये बात क्लियर है आपको, इस तरह से मैंने ग्राफ बनाया है। आई थिंक तुम्हें उतनी दिक्कत नहीं हुई होगी इस वाले में, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन सा है ये हम ट्रिगो 1 में भी पढ़ चुके हैं, राइट, जब हमने साइन वर्सेस कॉस का ग्राफ बनाया था, तो आपको याद आ रहा होगा हमने ये चीज करी थी। क्या ये बात क्लियर हो गई है, जल्दी से बताओ बेटा, फिर हम अगले एक PYQ पर आएंगे, जेई के का क्वेश्चन ले लेंगे, ऐसा ही फंडे के ऊपर जो ग्राफ के ऊपर आया है, ग्राफ के ऊपर जो पूछा गया है, जेई का एक क्वेश्चन लेंगे।
हाँ, नीचे वाला नहीं लेंगे क्योंकि मैक्स पूछा है। अब कोई कह रहा है सर मिनिमम पूछे तो तुम समझ गए यार, अगर दोनों में से मिनिमम चाहिए तो जैसे मैंने ऊपर वाला लिया ऐसे, यहां पे पीला ले लिया तो यहां पर्पल ले लेते। मैक्स मतलब मिनिमम मतलब जो छोटा है दोनों में से, तो जो नीचे हो रहा होगा उसको ले लेते मिनिमम होता। अगर सिंपल या मैक्स की जगह मिनिमम लिख दूं तो तुम क्या करना, ये नीचे वाला उठा लेना। जो शेड नहीं किया है बेसिकली वो वाला हो जाता ग्राफ, जो शेड नहीं व्हाइट कलर से किया है वो हो जाता। ठीक है भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री 1 में मैं क्योंकि ये चीज आपको ऑलरेडी करा चुका हूं इसलिए आप इसको आसानी से समझ गए होंगे, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है बेटा ट्रिग्नोमेट्री 1। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले ट्रिग्नोमेट्री 1 में भाई ग्राफ्स वगैरह पढ़ो, उसके बाद की कहानी है, सब बीच में ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। चलो अगला एक PYQ ले लेता हूं जल्दी से। PYQ ले लेते हैं बेटा एक क्वेश्चन। अब सर हमें कैसे पता, देखो पहले हम एनालिसिस करेंगे कि क्या ग्राफ लगेगा इसमें। मैंने तुम्हें एक बात बता, क्योंकि एग्जाम में कोई बताएगा थोड़ी पहले से कि भाई ग्राफ यूज करो। एग्जाम में तो भाई पेपर होगा तुम्हारे सामने, अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तुम्हें क्या पता क्या लगाना है। तो अपने हम लोगों ने दो चीजें देखी थी, याद करो मैंने आपको बोला था दो चीजों देखकर आपको समझ आएगा कि ग्राफ लगना है कि नहीं लगना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछी जाएंगी और मिक्स्ड फंक्शंस होंगे उसके अंदर। क्या होंगे, मिक्स्ड फंक्शंस होंगे। तो क्या इसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, हाँ सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो है। और क्या मिक्स्ड फंक्शंस हैं, क्या मिक्स्ड फंक्शन दिख रहे हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है 10x और x दिख रहा है। x क्या है, लीनियर फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्री 10x तो ट्रिग्नोमेट्री है। तो साफ समझ आ गया 100% ये क्वेश्चन किससे होगा, ग्राफ से होगा बेटा। तो ये आपको ये होता है थॉट प्रोसेस। एग्जाम में आपको ये थॉट प्रोसेस लगाना है, क्योंकि एग्जाम में तो इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे चैप्टर्स के होंगे। अभी तो मैं तुम्हें ग्राफ करा रहा हूं सीधे सीधे बताते जाऊं, बट तुम्हें उसको समझना आना चाहिए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्राफ का सवाल करना है। सर लिखने का टाइम नहीं मिलता एक कह रहे हैं, आई थिंक बहुत देर से जागे हैं बेटा। मैंने बहुत टाइम से, हम लोग इस बैच में जुड़े हुए हैं, जो बच्चे उन्हें पता है कि घर पे नोट्स बनाने हैं, साथ साथ समझना है। अगर तुमने समझ भी लिया ना अभी, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे साथ हूं, समझा सकता हूं, तुम्हारे कोई डाउट आएंगे तुम चैट पे लिख सकते हो, डाउट में लिख सकते हो, मैं तुम्हें आंसर कर सकता हूं। लिखने का टाइम घर पे है। उसमें एक और फायदा है कि आपका बेटा रिवीजन भी हो जाएगा लेक्चर का, अगर घर पे लिखोगे। घर पे मतलब तुम तो कहोगे सर हम घर पे ही हैं, घर पे इन द सेंस कि आफ्टर द क्लास। हाँ इधर देखिए, अगला वाला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो हमने दोनों चीजें आइडेंटिफाई कर ली, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो पहले इसको अच्छी तरह से इक्वेशन लिख लो। 2 tan x इक्वल टू π/2 माइनस एक्स, क्योंकि हमें tan x का ग्राफ आता है, 2 से भी डिवाइड कर देता हूं, तो π/4 माइनस x/2। ऐसा कुछ मैंने ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन बना ली, थोड़ी टर्म इधर उधर ले जाके tan x की वैल्यू कुछ निकाल ली। क्यों लिखा ऐसे, डायरेक्ट इसका ग्राफ क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि आता ही नहीं भाई, हमें तो tan x का आता है ना। तो मैंने लेफ्ट साइड में tan x रख लिया और इधर तो ये स्ट्रेट लाइन बनी जाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो बेटा हम दोनों के ग्राफ्स अब बनाएंगे। चलो भाई 10x का बनाया जाए। सर 10x का तो इनफाइनाइट ग्राफ होता है, और इसमें π/2 वगैरह पे दिक्कत भी होती है, याद है ना भाई। 10x के, अब मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों को ग्राफ याद नहीं होंगे, बस देख रहे हो हाँ सर याद आ गया आपने बना दिया। तो नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, तुम्हें ग्राफ अच्छी तरह से आने चाहिए। ये होता है 10x का ग्राफ। अब सर कब तक बनाता रहूं ये सब, कब तक बनाता रहूं, अभी तो भाई दो बना लिए मैंने, जरूरत पड़ेगी तो चलो ऐसे आगे चलता जाएगा। ये कहानी तुम्हें पता है, बार बार 10x का ग्राफ रिपीट करता है, समझे, 10x का ग्राफ रिपीट करता है। ठीक है सर, पीला वाला ग्राफ हो गया 10x का। अब दूसरा बनाया जाए π/4 माइनस x/2 का। हाँ तो y इक्वल टू π/4 माइनस x/2, वही कहानी की सर हम इसमें x और y की कुछ वैल्यूज निकाल लेंगे, x और y की कुछ वैल्यूज निकाल लेंगे सर, है ना भाई। x क्या डालूं, सोचो कुछ बढ़िया सा सोचा करो, कुछ बढ़िया सा। क्या बढ़िया सा सर, x को 0 डाल लेते हैं, इससे बढ़िया क्या होगा। x0 तो y π/4, x0 तो y π/4, और क्या है सर, और क्या अच्छा सा डालूं। देखो y0 डाल लो ना, ये सोचो y कब 0 होगा, y0 कब हो रहा है, जब x को π/2 डाल रहा हूं, देख लो सही है ना। x को π/2 डालूंगा, π/2/2 π/4 कट के y। 2 पॉइंट्स भी बहुत होते हैं वैसे, देखो 2 पॉइंट से लाइन बन जाती है, तो 2 पॉइंट निकाल लिए बहुत है, तीसरा मन है तो निकाल लो, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो इन दोनों से बनाते हैं, इन दोनों की मदद से बनाया जाए। पहला पॉइंट है 0, π/4, तो x0 y π/4 यहां होगा, 0 π/4 तुम्हारा पॉइंट y एक्सिस का पॉइंट है x0, ठीक है। और उसके बाद बेटा
π/2 0, π/2 तो ये वाला ही पॉइंट होता है, एक्स इक्वल टू π/2 होती है वाली लाइन, तो π/2 0 तुम्हारा ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, बस ग्राफ बन गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, हरे रंग से बना रहा हूं, तो ये अपना स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया बेटा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया। अच्छा, आगे इंटरवल लिखा था 0 से 2π, तो बस फिर तो बात ही क्या है, 0 से 2π ही ग्राफ बनाना था। तो ये लेफ्ट में से हटा देता हूं, 0 और 2π तुम्हारा कितना होगा, ये पाई होता है, ये 2π हो गया। 2π के आगे नहीं बनाना ग्राफ, तो बस इतना पीला ग्राफ यहीं तक बनाएंगे, 0 से 2π, 0 से 2π बना लिया बेटा। और स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये इंटरवल मैंने देखा ही नहीं था, 0 से 2π भी लिखा था, और ये स्ट्रेट लाइन बन गई। कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, जल्दी देखिए कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए भाई। सर एक तो ये आ गया पीला और हरे ग्राफ का, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो 3 पॉइंट्स हो गए। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो गया आंसर, समझे? ऐसे करना था, ऐसे करना था बेटा ये क्वेश्चन। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं नीट एंड क्लीन काम करने वालों के लिए हैं, ये नहीं जल्दबाज जो लोग हैं उनका गलत आ जाएगा, किसी का 4 किसी का 2, मैं देख रहा हूं चैट पे लिख रहे हैं, गलत है बेटा वो। ये आपका सही आंसर है 3। तो ग्राफिकल अप्रोच कब लगानी है ये बता दिया, बट अभी सारे ग्राफ के क्या हो जाएंगे, नहीं अभी सारे ग्राफ्स के क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते, क्योंकि 12th में फंक्शंस में हम सारे टाइप ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे। अभी तो हमने अब छोटे मोटू से ग्राफ्स पढ़े हैं यार, कुछ कुछ हमें ग्राफ्स आते हैं, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है, इतने ये यूज कर लिया मैंने। अभी बाद में लॉग में भी मॉड लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल में e⁻x में मॉड, दुनिया भर की चीजें करेंगे, क्वाड्रेटिक ग्राफ, क्यूबिक ग्राफ, वो सब चीजें 12th में आएंगी बेटा। अभी हमें लिमिटेड ग्राफ की नॉलेज है, तो हम उस लिमिटेड नॉलेज से मैंने आपको उस कॉन्सेप्ट क्या है ये बता दिया, ठीक है। बट अब ये नहीं कि तुम लेके बैठ गए मॉड cos 3x इक्वल टू sin x आ रहा है, मैं देख रहा था मॉड्यूल में ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन, बट वो मॉड्यूल में वो क्या देंगे, एक्सरसाइज 2-3 में ये समझ के देंगे कि तुमने भाई बाकी सब पढ़ रखा है, तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, मतलब तुम्हें बाकी सब चैप्टर आते हैं। वो सैडली किसी भी बुक में ये नहीं कंसीडर किया जाता कि भाई तुम ABCD से शुरू कर रहे हो। तो इसलिए मैं तुम्हें साथ साथ बताते हुए चल रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास उल्टे सीधे मॉड कॉस ये सब के ग्राफ आ जाएं, ट्रिग्नोमेट्री देखने में ट्रिगो का लगेगा क्वेश्चन, बट वो है किसका, कैलकुलस का, 12th के पार्ट्स उसमें लगेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो एक बार जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों के डाउट्स हैं तो ले लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सर π/4 कैसे आया, अरे भाई साहब ये तो बड़ा ही खतरनाक डाउट पूछ लिया तुमने। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या डिफरेंस है भाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कॉमन डिफरेंस π/4 आ रहा है। हाँ सर प्लीज रिपीट मैक्स 1 ग्राफ, वाई वी रैशनलाइज 1/√2 और साइड नंबर 4। ओ हो, अच्छा ये क्या पूछ लिया तुमने, तुम मतलब ये पूछना चाह रहे हो आई थिंक कि यहाँ 1/√2 मैंने क्यों नहीं, बेटा मुझे ये पता लगाना था ना y इक्वल टू 0.5, तुम शायद सो गए थे 2 सेकंड के लिए बीच में जब मैं ये समझा रहा था कि मैं क्यों निकाल रहा हूँ। y इक्वल टू 0.5 मुझे देखना है कि ऊपर से जा रही है नीचे से, तो 1/√2 की लगभग वैल्यू चाहिए उसके लिए, तो 1/√2 की वैल्यू निकालने के लिए 0.7 लगभग आई, मुझे पता लग गया कि y इक्वल टू हाफ इसके नीचे से निकलेगा, 0.7 से तो कम होता है ना भाई 0.5, है ना। अब ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, 0.7 ज्यादा बड़ा है 0.5 छोटा है, तो 0.5 नीचे से निकला, इसलिए ये पता लगाने के लिए मैंने 1/√2 की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़िया है भाई, अच्छी बात है। कुछ लोग आई थिंक लेट ज्वाइनर्स हैं, उनको उनके इस तरह के डाउट्स आ रहे हैं यार, तुम लोग ये जेनरिक 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 चीजें पूछ रहे हो लेक्चर से रिलेटेड कुछ। सर जुलाई में सैटरडे को क्लास होगी क्या, जी चलिए भाई, रीसेंट में भी कुछ लेक्चर से रिलेटेड डाउट नहीं है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अभी ये सब चीजों का टाइम नहीं है बात करने का, क्योंकि वरना फिर ऑफ टॉपिक चले जाएंगे। तो ग्राफिकल अप्रोच जैसा कि मैंने बताया, सर चैप्टर कितने दिन चलेगा, बस खत्म होने वाला है, अगर तुम खत्म करने दोगे तो, अगर यही सब सवाल पूछते रहोगे तो खत्म कैसे होगा। हाँ
चलो ध्यान दो, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है इस चैप्टर का। तो बेटा थ्योरी तो यही है, इस चैप्टर में थ्योरी कुछ है ही नहीं, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है और इन इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है, बस ये दो चीजें हैं। तुम याद करो ट्रिगो इक्वेशन में हमने थ्योरी क्या करी थी, बस वो 4 फॉर्मूले तो करे हैं जनरल सोल्यूशन के, और क्या किया है, बाकी सब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन चल रहे हैं जब से टाइप्स ऑफ ट्रिगो इक्वेशन। तो अब ऑलमोस्ट अपना चैप्टर का एंड ही आ रहा है इस चीज के साथ, जो है बेटा सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। अब इसको जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया थ्योरी पार्ट अभी तक नहीं आया था, अब आएगा थोड़ा सा। जितना भी अभी तक था सब इक्वेशंस का थ्योरी था, अब इन इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल ही डिफरेंट है बेटा, बिल्कुल ही डिफरेंट है। हाँ इधर देखो, इधर देखो क्या है, मान लीजिए अब एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। अभी तक मैं क्या दे रहा था, साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तो तुम जनरल सोल्यूशन लगा देते थे, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू पाई बाई 6 लगा के आगे बढ़ जाते थे। बट अब मान लीजिए साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ दे दूं, तो बेटा अब इसका कोई, पहली बात तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता सॉल्व करने का। क्या होता है, कॉमन सेंस होता है सर। देखिए क्या होता है कॉमन सेंस, तो दो अप्रोच होते हैं, एक होता है क्वाड्रेंट मेथड, क्या होता है क्वाड्रेंट मेथड, और एक होता है ग्राफ के थ्रू, कि साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, हाफ से बड़ा देख लेंगे कहां हो रहा है वो ले लेंगे, वो 12th में तुम सीख ही जाओगे। ग्राफिकल मेथड तो क्या है, 12th में तुम्हें इतने ग्राफ्स करने हैं ना कि ग्राफ वहां तुम ना चाहते हुए भी सीख जाओगे। बट बाकी मेथड्स हम 11th में पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर वो तुम्हारे फंडे क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो कोई 12th में तुम्हें बताएगा नहीं। तो हम अभी कौन सा मेथड करेंगे, क्वाड्रेंट मेथड करेंगे। हम क्वाड्रेंट मेथड से इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, तो सबसे पहले देखो क्वाड्रेंट मेथड में क्या है, तुमने 4 क्वाड्रेंट बना ली, ऑब्वियसली क्वाड्रेंट तो बनाएंगे ही क्वाड्रेंट मेथड में। और ये देखो साइन एक्स हाफ कब होता है, वो 2 एंगल्स बना लो, साइन एक्स हाफ 2 एंगल्स पे होता है ना, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो 2 एरो की तरह बना लो, समझे क्या बोल रहा हूं। साइन एक्स इक्वल टू हाफ कहां होता है, इक्वल टू हाफ तो सर पाई बाय 6 पे होता है और 5 पाई बाय 6 पे, तो ये 2 आपने एरोज बना लिए क्वाड्रेंट मेथड में, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, अब क्या होगा, देखो यहां पे साइन एक्स क्या होता है, ये तो 0 एंगल है, यहां पे साइन क्या होता है 0 होता है, बढ़ते बढ़ते यहां पे साइन एक्स हाफ हो जाता है, हाफ से बढ़ते बढ़ते यहां पे पाई बाय 2 पे क्या होता है साइन, 90 डिग्री पे 1 हो जाता है बेटा साइन, यानी हाफ से बढ़ते बढ़ते यहां 1 हुआ, फिर यहां 1 से कम होते होते फिर हाफ होता है, फिर यहां से कम होते होते पाई पे फिर क्या हो जाता है 0 हो जाता है साइन पाई, है ना। ये ग्राफ में तुमने ये सब पढ़ा हुआ है कि भाई साइन एक्स का ग्राफ याद करो, 0 से 1 फिर 1 से 0 ऐसे पाई तक ये कहानी उसकी चलती है बेटा, राइट। तो अब तुम खुद सोचो हाफ से बड़ा कौन से रीजन में होगा, हाफ से बड़ा सर इस रीजन में होगा, यही वाला तो रीजन हुआ जहां साइन एक्स हाफ से बड़ा होगा, क्योंकि यहां तो 0 था, यहां बढ़ते बढ़ते हाफ हुआ, हाफ से बड़ा होता गया 1, फिर 1 से कम, बट हाफ से तो बड़ा ही है, यहां पे आके फिर हाफ हो गया, तो इसके नीचे फिर हाफ से कम होना शुरू हो जाएगा। और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वैसे ही सर साइन नेगेटिव होता है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें तो साइन एक्स हाफ से बड़ा चाहिए, सो ये रीजन शेड हो जाएगा, समझ गए, ये रीजन अपना शेड हो जाएगा कि जब साइन एक्स जो है हाफ से बड़ा होगा। क्या इतनी बात समझ गए। अब इसको लिखना कैसे है, क्योंकि जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व होती है बेटा एक इंटरवल आता है आंसर, ये तुम बेसिक मैथ से देख रहे हो। तो अब ये इंटरवल क्या है, देखो हमेशा इंटरवल, ध्यान रखना भाई, हमेशा इंटरवल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखोगे, क्योंकि तुम्हें पता है वैसे ही पॉजिटिव एंगल्स मेजर होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने, ऑलवेज राइट इंटरवल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो तुम्हारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6, क्योंकि पहले पाई बाय 6 फिर 5 पाई बाय 6 लिखोगे, पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6। अगर तुम पाई बाय 6 पहले लिखना है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में मेजर होगा, ठीक है। अब एक और मजे की बात, सर इसमें तो जनरल सोल्यूशन आनी चाहिए, क्योंकि याद करो जब साइन एक्स हाफ होता था तो तुम पाई बाय 6 कहते थे, तो मैं कहता था नहीं भाई घूम के फिर आएंगे, नहीं भाई घूम के फिर आएंगे, बार बार घूम सकते हैं, तभी तो जनरल सोल्यूशन आया भाई। ये चैप्टर ही पूरा बेचारा इसीलिए है क्योंकि जनरल सोल्यूशन नाम की एक चीज होती है। तो अब क्या इन इक्वेशन में जनरल नहीं होगी, होगी बेटा, इन इक्वेशन में जनरल कैसे होगी, बहुत ही बढ़िया फंडा बता रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं करना यार। इन इक्वेशन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक जलेबी में निकाल देना है, एक जलेबी मतलब एक साइकिल, 0 से 2 पाए में तुमने निकाल दिया है ना, ये 0 था यहां तक है, नीचे तो वैसे ही नहीं आएगा, तो 0 से 2 पाए में इतना ही सॉल्यूशन आएगा।
और अब क्या करो, इस इंटरवल में 2n पाई ऐड कर दो टू गेट जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू π/6 के साथ 2n पाई ऐड कर दो और 5π/6 के साथ भी 2n पाई ऐड कर दो। समझ गए अब क्या हुआ, 2n पाई क्यों किया, क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू डालूंगा, n1 डाल दूंगा तो एक जलेबी और मिल जाएगी, 2π + π/6 से 2π + 5π/6, n को 2 डाल दूंगा और अगली वाली साइकिल और अगली वाली साइकिल मिलती जाएगी, तो जनरल सॉल्यूशन मिलती जाएगी। तो बेसिकली बहुत सिंपल मेथड है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मेथड बहुत इजी है। क्या क्या करना है तुम्हें, 2 स्टेप करने हैं। क्वाड्रेंट मेथड में 2 स्टेप करने हैं। नंबर 1, पहले तो ये एरो बना लो, ठीक है, कि भाई π/6 और 5π/6 दोनों पे हाफ हो रहा है। फिर आप रिक्वायर्ड रीजन शेड कर दीजिए, जैसे मैंने यहां शेड किया ये वाला रीजन। फिर आप इंटरवल लिख दीजिए π/6 से 5π/6 और लास्ट में 2n पाई ऐड कर दिया करो। बहुत ही आसान है यार। एक और करके देख लेते हैं, चलो एक और करा देता हूं तुम्हें इसी पे, और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो सेकंड प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लीजिए क्या लूं, चलो sin x ही ले लेते हैं। sin x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2, ऐसा ले लेते हैं। sin x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2 है। ध्यान से बनाएंगे, क्या प्रोसेस था अपना। सबसे पहले तो सर चारों क्वाड्रेंट बना लेंगे, सबसे पहले चारों क्वाड्रेंट बना लेंगे, इतने बड़े करने की जरूरत नहीं है, छोटा बना लेते हैं, जगह बच जाएगी। हाँ, उसके बाद सर एरो बनाएंगे। -1/√2 कब कब होता है सर, -1/√2 एक तो यहां होता है और एक सर यहां होता है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल है, π + π/4 और 2π - π/4। ये सब तो यार अब तुम्हें रट गया होगा, आई थिंक प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है ना, अब तो तुम्हें नींद में भी दिख जाती होंगी। ये 5π/4 हो गया बेसिकली, या 7π/4 हो गया। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने तुम्हें देख के एक स्टेप में लिख देता, मैं चाहता तो सीधे 5π/4 7π/4, बट फिर भी मैंने लिख दिया। अब सेकंड स्टेप, पहला स्टेप तो है एरो बना लिए, दूसरा स्टेप क्या था, शेड करिए सर, रीजन शेड करिए। अब तुम बताओ कौन सा रीजन शेड होगा, तुम बताओ कौन सा रीजन शेड होगा भाई, ऊपर वाला। बेसिकली इन एरो को बस ये देखना है, इन एरो के ऊपर वाला शेड होगा या नीचे वाला। तो ऊपर का मतलब थम्स अप कर देना, नीचे मतलब थम्स डाउन कर देना। जल्दी से पोल स्टार्ट कर रहा हूं। ऊपर का मतलब थम्स अप, अगर तुम्हें लगता है ये वाला रीजन होगा इन एरो के ऊपर तो थम्स अप, एरो के नीचे ये वाला तो थम्स डाउन। जल्दी से स्टार्ट करके बताइए। ये बताएगा तुम्हें sin x बड़ा चाहिए 1/√2 से, राइट। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा वाला रीजन आपको लगता है कि ऊपर वाला लेना चाहिए मुझे। इस एरो स्केल रेड एरो जो है इनके ऊपर वाला लेना चाहिए तो थम्स अप, नीचे वाला लेना चाहिए तो थम्स डाउन। देखते हैं क्या बोलती है जनता की आवाज। 68% कह रहे हैं ऊपर और बाकी कह रहे हैं नीचे। तो देखो भाई करेक्ट क्या है मैं बता देता हूं। हम चाहते हैं sin x बड़ा हो। अब यार तुम कॉमन सेंस लगाओ ना, sin x अगर बड़ा है तो पॉजिटिव वाला अलाउड है कि नहीं है भाई। यहां पे तो sin x 1 होता है ना, क्या ये लेना चाहिए sin x 1 मतलब 1 इज ग्रेटर देन -1/√2। सही बात है। तो ओरली समझो क्या बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर तुम कह रहे हो ऊपर वाला लेना है तो यहां तो sin x क्या होता है, 1 होता है, या पॉजिटिव। पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव तो ट्रू होता है ना भाई। sin x अगर तुम्हें -1/√2 से बड़ा चाहिए यानी sin x पॉजिटिव तो चलेगा ना अपना। तो यार नीचे वाला क्यों कह रहे हो, ऊपर वाला ही तो होगा ना। तो ये वाला रीजन अपना आंसर है, क्योंकि मैंने यहां sin x ग्रेटर देन 1/√2 लिखा है। यही लेस होता तो नीचे वाला करना पड़ता, राइट। क्योंकि हमें अब क्या चाहिए, sin x को 1/√2 से बड़ा चाहिए। तो यहां पर तो बड़ा है ही, क्योंकि यहां तो पॉजिटिव ही है यार, सिंपल इतना ही देख लो। हाँ, ऊपर वाला एरिया आएगा। वेरी गुड। चलिए तो अब इंटरवल लिखूंगा। इंटरवल लिखने के लिए बेटा मैंने यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिखा है। काफी लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, इसको हल्के में नहीं लेना है भाई, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेगा कि इंटरवल जब भी लिखना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान से लिख, देखो इधर ध्यान से देखेंगे भाई सब लोग। इंटरवल ये है सर, ये है ये वाला, ठीक है। तो ऐसे लिखना है मुझे। एरो डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज में बनाई है। जो भी इंटरवल बना है उसको एंटी क्लॉक में बनाओ। सर हमने तो ये लिख दिया, नहीं नीचे वाला तो आया ही कहां है, हमें ऊपर वाला लिखना है और एंटी क्लॉकवाइज में एरो डायरेक्शन लिखनी है, ठीक है।
ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखो मतलब पहले ये लिखूंगा फिर ये लिखो। अब देखो बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। क्या अब ठीक है सर एंटी क्लॉकवाइज लिखनी है, सुन लो भाई ध्यान से वरना रोगे बाद में। एंटी क्लॉकवाइज लिखनी है तो सर मतलब पहले ये लिखूंगा, आपने ये बोला है इनिशियल ये फिर फाइनल ये होना चाहिए, यानी सर इंटरवल हमें हमारे हिसाब से x बिलोंग्स टू 7π/4 से 5π/4 हो गया। रॉन्ग, रॉन्ग, क्या गलत है इसमें, जल्दी बताइए क्या गलत है इस केस में? रॉन्ग क्यों लिखा है मैंने, क्यों रॉन्ग लिखा है? हाँ क्यों रॉन्ग है ये? सर ऐसे ही तो होता है, माइनस ये वाले से लेके ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब पहले ये फिर ये, सही तो लिखा है, क्या गलत है? चलो अगर इसमें तुम्हें गलती नहीं समझ आई, तुम ये बताओ इसमें क्या ये इंटरवल सही है? क्या ये इंटरवल सही है? क्या 8 to 5 लिखना इंटरवल को सही होता है? जल्दी बताओ, क्या 8 to 5 किसी इंटरवल को, कोई इंटरवल लग रहा है 8 to 5 लिखना सही है? क्या पहले वाला बड़ा हो सकता है कभी भी इंटरवल में? क्या पहले वाला बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता सर। हमेशा इंटरवल लिखने की खासियत ये है कि पहली वाली क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए फिर बड़ा होता है। बेसिक मैथ से कर रहे हैं यार ये चीज हम, इंटरवल में 0 से 2 लिखते हैं, 2 से 0 नहीं लिखते भाई, है ना भाई? तो इसका मतलब पहला वाला बड़ा नहीं होना चाहिए, बट इसमें 7π/4 तो बड़ा है सर। मैग्नीट्यूड वैल्यू में देखो 7π/4 बड़ा है, 7π/4 की वैल्यू देखोगे तो बड़ी है 5π/4 से, राइट? तो सर अब क्या करें, अब क्या करें? तो सर क्या 5π/4 पहले लिख दें? नहीं, वो भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 5π/4 से 7π/4 तो ये वाला होता, 5π/4 से 7π/4 तो ये, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में ही लिखना है। इस स्टेटमेंट को भूलो मत, एंटी क्लॉक में ही लिखना है बेटा। तो लिखना तो पहले यही है, लिखना तो पहले यही है सर, पर ये तो बड़ा है, ये तो बड़ा है। अब क्या करूं? इसको छोटा बना लो ना यार, बड़े एंगल को छोटा नहीं बना सकते? नहीं बना सकते बड़े एंगल को छोटा? बना सकते हो, हाँ कैसे बनाओगे? लिखना यही पहले है, बट इसको छोटा बनाओ। तुम क्या कह रहे हो कि नहीं सर उल्टा कर दो, आप उल्टा कर दूंगा फिर तो ये इंटरवल बन जाएगा, उल्टा कर दूंगा तो ऐसे 5π/4 से 7π/4 ये हो जाएगा, बट हमें तो यही इंटरवल लिखना है। तो बड़े एंगल को भाई नेगेटिव बना लो ना, बड़े एंगल को नेगेटिव बना लो। 7π/4 को क्या लिख सकते हो? 7π/4 इज सेम एज -π/4, है कि नहीं? 7π/4 की जगह तुम हटा के क्या लिख सकते हो इसकी जगह? -π/4 भी तो लिख सकते हो ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना बार हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया है। तो अब हम इसको क्या यूज करेंगे? 7π/4 नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे -π/4 से 5π/4। अब सही है, अब सही है, समझे? बहुत प्यारा फंडा लग गया इस क्वेश्चन में, थोड़ा आगे जल्दी आ गया है, मैं वैसे 2-3 क्वेश्चन के बाद देता, बट आ गया तो कोई बात नहीं। दोबारा से समझ लो एक बार क्या होगा। सबसे पहले एरो बनाए, एरिया शेड किया, एरिया शेड करने के बाद हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही मेजरमेंट होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में तुम्हें लगे पहला वाला एंगल बड़ा हो गया है तो उसको नेगेटिव बना देना यार, बस सिंपल, इतना इतना इजी है। ये बड़ा हो गया था तो मैंने इसको नेगेटिव बना दिया। -π/4 से 5π/4 लिखना इसको अब सही है बेटा, और लास्ट में तो 2nπ जोड़ना ही है, वो तो तुम कर ही दोगे। तो फाइनल आंसर हो गया 2nπ - π/4 से लेके 2nπ + 5π/4, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, समझ गए? इतनी छोटी सी मैंने समरी दे दी है। दोबारा से बोल रहा हूं बेटा, जिनके दिमाग थोड़ा सा स्लो चलता है, सबसे पहले एरो बनाएंगे, नंबर 1। नंबर टू लिख दो, चलो यहां लिख लेता हूं। नंबर 1 एरो बनाओ, नंबर 2 शेड करो, नंबर 3 एंटी क्लॉकवाइज में इंटरवल लिखो, और अगर पहला एंगल बड़ा है तो उसको नेगेटिव बना लो, बस इतनी सी तो बात है। और फोर्थ पॉइंट है ऐड 2nπ। बस ये 4 स्टेप कर दोगे तुम्हारी सारी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक आध क्वेश्चन और, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं cos x का ले लेते हैं अब इस बार, राइट? sin x के तो 2 ले लिए, अब एक cos x का ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो साइन और कॉस दोनों के लिए है, ये वाला मेथड दोनों के लिए। सर tan हो गया तो अभी tan में भी कर लेंगे। पहले साइन कॉस पर, हाँ पहले साइन कॉस की हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए
cos x लेस देन इक्वल टू 1/√2 ले लेता हूं। cos x लेस देन इक्वल टू 1/√2, सिंपल सी इक्वेशन, cos x लेस देन इक्वल टू 1/√2। सर क्वाड्रेंट बनाएंगे, एरो बनाएंगे, जल्दी बताओ एरो क्या है, तुम लोग बताओ। 1/√2 के एरो क्या होते हैं सर? π/4 होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है, तो π/4 होता है और 2π माइनस π/4 यानी 7π/4 होता है सर। ठीक है भाई, इतनी बात तो सही है, इतनी बात तो सही है सर, है ना भाई? ठीक है सर, अब क्या होगा? अब क्या होगा? कौन सा रीजन शेड होगा? सेकंड स्टेप क्या है? एरो बनाने के बाद शेड करना है तुमको। कौन सा रीजन शेड होगा आप जल्दी से बताओ। अगर राइट वाला लग रहा है, देखो राइट, ये है राइट, ये है लेफ्ट, या तो एरो के ये राइट वाला होगा ये, या ये लेफ्ट वाला होगा। तो फिर से मैं तुमसे पूछ रहा हूं बेटा पोल में कि एरो के राइट का मतलब थम्स अप कर देना, थम्स अप मतलब तुम्हें लगता है राइट वाला है, और लेफ्ट वाला है तो थम्स डाउन कर देना। लेफ्ट मतलब इस एरो के इधर वाला, राइट वाला लगता है तो थम्स अप कर देना, नहीं तो थम्स डाउन। जल्दी से बेटा पोल में सब लोग बताएंगे। बताइए पोल में, बताइए कि आपको क्या लगता है, राइट वाला एरिया, यानी राइट मतलब ये वाला है और लेफ्ट मतलब ये वाला पूरा, ठीक है जी? तो थम्स अप का मतलब आपको राइट लग रहा है, थम्स अप का मतलब, थम्स डाउन का मतलब लेफ्ट लग रहा है। जल्दी बताइए। देखते हैं भाई क्या जवाब दिया है हमारी जनता ने, अर्जुनाज ने। अब तुम लोग, तुम्हारा वो लेवल तो आ गया कि मेजॉरिटी लोग सही दे देते हो आंसर। वो होता है ना कौन बनेगा करोड़पति में, कि भाई जनता की आवाज में आंसर सही आ ही जाता है ना? उसको इसका टर्म भी होता है वैसे इंग्लिश में, इसको बोलते हैं विजडम ऑफ क्राउड। विजडम ऑफ क्राउड मतलब ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है कि भाई अगर आपने मान लो एक आपको मैंने बॉल दे दी, मतलब बॉल तो नहीं, एक कांच की शीशी दे दी, राइट? उसमें छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी बॉल्स डाल दी, बहुत सारी आ जाएंगी, और तुमसे अंदाजे से पूछा जाए इसमें कितनी बॉल है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इतनी बड़ी कांच की शीशी है और उसमें इतनी इतनी सी बॉल्स डाल दी, ठीक है, और तुमसे पूछा जाए अंदाजे से कि कितनी बॉल्स हैं। तो मजे की बात यह है कि जितने ज्यादा लोगों से हम पूछेंगे, करेक्ट आंसर के पास आ जाएगा एवरेज आंसर। सोच पा रहे हो तुम क्या बोल रहा हूं मैं? ये है साइकोलॉजिकल एक एक्सपेरिमेंट होता है, इसको बोलते हैं विजडम ऑफ क्राउड, कि भाई जनता की जो आवाज होती है वो एक्चुअली सही आंसर की तरफ चले जाने लगती है। जितना आप सैंपल स्पेस बढ़ाएंगे, जितने ज्यादा लोगों से पूछते जाएंगे, तो आप चाहे वो तुक्का ही मार रहे हो तो वो तुक्का भी सही डायरेक्शन में जाने लगेगा। समझ गए क्या बोला मैंने? हाँ, तो भाई जनता ने हमारी सही जवाब दिया है। अर्जुनाज ने ए मतलब राइट साइड का शेडिंग होगा। कुछ लोग हंस रहे हैं, हंसने वाली बात नहीं है, सही है। विजडम ऑफ क्राउड बोला जाता है इसको, ये फैक्ट है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा दैट ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्चुअल में किया गया है। दुनिया में तुम्हें पता है ना, बहुत वेल्ले लोग हैं, एक शीशी में डाली बॉल्स इतनी छोटी छोटी और बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों से पूछा, और उसके बाद सही आंसर की तरफ जब एवरेज देखा तो सही आंसर की तरफ जाने लग गया बहुत सारे लोगों का आंसर। ऑडियंस पोल, अभी काफी लोग हंस रहे हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। तुम हंसते हो यार मेरी बात पे, हैं तुम्हें लगता है सर मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं है बेटा, सच है। हाँ चलिए, तो देखेंगे ध्यान से, देखेंगे भाई ध्यान से, राइट वाला एरिया ही क्यों शेड हुआ। देखो मैं ना बड़ी आसानी से देखता हूं कि कौन सा एरिया शेड होगा। मुझे पता है यहाँ पे कॉस, यहाँ पे जीरो पे क्या होता है, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स है ना, तो जीरो पे क्या होता है सर? कॉस जीरो तो 1 होता है। ओ सॉरी, ये मैंने क्या बोल दिया, मेरे को लगा मैंने ग्रेटर का साइन लिखा है, रॉन्ग हो गया भाई। कॉस जीरो तो 1 होता है, तो 1 तो बड़ा हो गया ना, तो ये वाला रीजन नहीं आएगा। बाकी लोग सही थे, इस बार जनता की आवाज गलत हो गई, क्योंकि cos x लेस देन है। लेस देन का मतलब कम चाहिए, हमें क्या चाहिए? 1/√2 से कम। यहां तो जीरो पे cos 0 1 होता है, 1 तो बड़ा हो जाएगा भाई 1/√2 से। तो आई एम सॉरी, जिन्होंने थम्स डाउन किया था बेटा, उनको मैं माफी मांगना चाहता हूं, मेरे से गलती हो गई। आप लोगों ने सही निकाला है, आप लोगों ने सही निकाला है। लेफ्ट साइड वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, क्योंकि आप cos x को क्या चाहते हो? कम चाहते हो, यानी नेगेटिव तो हो सकता है। अब cos x नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव इज लेस देन 1/√2, सही है, और cos x नेगेटिव इन सब में है, तो यानी ये वाला रीजन है। मुझे लगा ग्रेटर का साइन लिखा है, मैं तो कुछ भी लिख देता हूं ना, क्वेश्चन कुछ भी बना दिया। यहाँ लेस देन लिखा है, मैंने देखा नहीं, बाद में देखा, आई थॉट मैंने ग्रेटर देन लिखा है। लेस लिखा है तो ये वाला है, ग्रेटर लिखते तो ये वाला होता।
आई होप ये बात समझ गए। हाँ, समझ गए, अब क्लियर है। हाँ, नेगेटिव वाला एरिया होगा बेटा, लेफ्ट साइड वाला एरिया होगा, क्योंकि cos x लेस रखना है हमको। क्या रखना है? लेस रखना है। cos x कम रखना है 1/√2 से। चलिए अब फिर से आगे की कहानी। स्टेप नंबर 3, एंटी क्लॉकवाइज। सर इन एरो को एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे मतलब ऐसे लिखोगे, ठीक है? मतलब इसको पहले, इसको बाद में, इसको पहले लिखना है। सर आपकी थ्योरी गलत हो गई, एक कह रहा है। मेरी थ्योरी नहीं है यार वो, तुम ये मत गलत समझना कि मैंने बनाई है थ्योरी, जनता की आवाज वाली। मैंने नहीं बनाई, साइकोलॉजिकल ये तो मॉडल्स हैं जिसने बनाए हैं, साइकोलॉजी वाले लोग होते हैं, उन्होंने बनाया है, मैंने नहीं बनाई। हाँ, इस बार विजडम ऑफ क्राउड गलत हो गया, सही बोल रहे हो। तो इसका मतलब इस वाले क्राउड में विजडम आया नहीं है उतना, समझ गए ना? तुम लोगों में अभी उतना विजडम आया नहीं है बेटा, तभी तुमने गलत दे दिया। तुम मेरे को फंसा ही नहीं सकते बेटा। तुम अगर ये सोच रहे हो कि हम सर को फंसा लेंगे तो तुम गलत फहमी में हो बेटा। हाँ, तो π/4 से 7π/4, π/4 से 7π/4 इंटरवल हो जाएगा। एक कह रहा है जनता बेवकूफ है। नहीं नहीं, बेवकूफ नहीं है यार, आसपास ही तो थे 45। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक अभी भी पूछ रहा है सर नेगेटिव वाला क्यों, ये वाला एरिया क्यों? अरे भाई इधर cos x नेगेटिव होता है, ऐसे सोच ले। और क्या cos x नेगेटिव अलाउड है? हाँ सर, क्योंकि नेगेटिव लेस देन पॉजिटिव, ये तो बचपन से सीखते आए हो ना भाई कि नेगेटिव छोटा होता है पॉजिटिव से। जी सर, नेगेटिव छोटा होता है सर, तो इसका मतलब cos x नेगेटिव अलाउड है, और cos x नेगेटिव यहां यहां होता है, तो ये वाला रीजन ले लेंगे। ऐसे सोच लिया करो, सबसे आसान है। हाँ, सबसे आसान ऐसे ही है। एक लिख रहा है सर आपने हमारी प्यार से बेइज्जती कर दी, हमें आपने फूल बोल दिया। नहीं, फूल नहीं बोला मैंने, तो ये बोला कि अभी तुम्हारे अंदर उतना विजडम नहीं आया है। हाँ, चलो वापस से आएंगे बेटा, क्वेश्चन पे आएंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि ये वाला पार्ट क्यों शेड किया है मैंने, क्योंकि cos x नेगेटिव मेरे को पता है अलाउड है, यानी नेगेटिव जहां cos x हो रहा है वो वाला रीजन ले लिया। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब π/4 से 7π/4, छोटे से बड़ा हो रहा है। क्या छोटे से बड़ा हो रहा है? यस। तो तुम्हें देखो नेगेटिव सिर्फ तभी बनाना है अगर पहला एंगल बड़ा हुआ, तब। पहला एंगल तो छोटा ही है, पहला एंगल तो छोटा ही है ना, π/4 तो छोटा होता है बस। तो इसमें कुछ नेगेटिव वाला फंडा मत लगा देना, इसमें कुछ ये नहीं ज्यादा दिमाग लगा दिया सर नेगेटिव बना दिया हमने तो। अरे भाई जरूरत ही नहीं है, पहले वाला छोटा है π/4। नेगेटिव वाला खेल तभी खेलना है जब पहले तुम्हें बड़ा एंगल दिख जाए। ब्रह्मास्त्र तभी निकालोगे ना भाई जब तुम्हें किसी बड़े से योद्धा को मारना है, या पहले भी बोलो सर आपने पहले भी बोला था चीटी मारने के लिए तो ब्रह्मास्त्र निकाल रहे हो, वैसा नहीं करना है तुम्हें। नेगेटिव एंगल तभी बनाना है जब पहला वाला बड़ा हो जाएगा एंगल। चलो भाई, हो गई आज, आज का तुम्हारा ब्रेन फ्रेश हो गया। तुम्हें तो हर क्लास में चाहिए होता है ना 2-3 मिनट का, सर मजा आना चाहिए कुछ। तो आई होप तुम्हें मजा आ गया है क्वेश्चन में और क्लास में, थोड़े से जोक के साथ। काफी सारे लोग हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। हाँ, वापस आते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन, चलिए अगला वाला करेंगे। तो पहला देखिए, अब अगली स्क्रीन पे 3 सवाल लिखे हुए हैं, तीनों को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। हाँ, चलो इधर देखो, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तो बिल्कुल ऐसे ही cos x हाफ के एरो बनाओ। अब खुद से करो बेटा नोटबुक में जल्दी से, अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब आप कर सकते हो। cos x हाफ का एक एरो ये होता है, एक एरो ये होता है, एक होता है सर π/3, एक 2π माइनस π/3 यानी 5π/3। और अब कौन सा शेड होगा? अब बताओ, अब बताओ जरा, राइट या लेफ्ट? राइट मतलब ये, लेफ्ट मतलब वो। राइट मतलब एरो अप, और लेफ्ट मतलब एरो डाउन। मतलब थम्स अप कर देना अगर तुम्हें लगता है राइट वाला एरिया, लेफ्ट वाला लगता है तो थम्स डाउन कर देना। जल्दी से पोल शुरू कर रहा हूं, जल्दी से मैं पोल शुरू कर रहा हूं। हाँ, जल्दी बताओ, क्या राइट वाला एरिया लूंगा या लेफ्ट वाला एरिया लूंगा इस क्वेश्चन में? शेडिंग, हाँ, एरिया शेडिंग डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, बिल्कुल सही बात। आपको ये पता लगाना है कहां पे cos x हाफ से बड़ा होगा।
राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा? cos x हाफ से बड़ा। बड़ा इजी है यार, कॉमन सेंस से दिख जाएगा तुम्हें, इनइक्वालिटी साइन देखते ही तुम समझ जाओगे। जल्दी से बता दो, देखते हैं जनता ने क्या जवाब दिया है इस बार। जनता की आवाज इस बार क्या सही हुई? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बधाई हो भाई। जनता में पूरा दिमाग आ गया है, विजडम आ चुका है। राइट वाला आंसर कह रहे हैं 86%, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, ये वाला होगा, क्योंकि यहां cos x क्या होता है? 1 होता है। cos x हाफ से बड़ा चाहिए, तो यहां तो 1 होता है सर, ये वाला चलेगा अपने को। ये नहीं चलेगा सर, यहां तो नेगेटिव होता है। नेगेटिव ग्रेटर देन हाफ कब से होने लग गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बस अब स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप 3, इसको एंटी क्लॉकवाइज में लिखूंगा सर। तो अब 5π/3 से π/3, ये कहानी तो गलत हो गई सर, कहानी में ट्विस्ट आ गया। ब्रह्मास्त्र निकालने का समय आ चुका है। 5π/3 की जगह -π/3 लिखूंगा, ताकि छोटे से बड़ा। तो -π/3 से लेके +π/3 क्लोज्ड ब्रैकेट और ऐड 2nπ कर दीजिए लास्ट में। आई होप आपको बेटा ये बात समझ आ गई है। आई होप ये बात क्लियर हो गई है कैसे सॉल्व करना है। समझ गए? हाँ, कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं सर π/3 से 5π/3। तो बेटा तुम अगर π/3 से शुरू कर रहे हो तो तुम ये इंटरवल लिख रहे हो, π/3 से 5π/3, तो ये इंटरवल हो गया। ये थोड़ी लिखना है हमें, हमें पहले एरो बनाना है, एरो एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहां से शुरू करना है हमें, ऐसे एरो बनाया ना एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहां से शुरू, यहां पे खत्म, यहां से शुरू, मतलब पहले ये। आई होप क्लियर हो गया बेटा। अब इससे ज्यादा देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इससे ज्यादा कहीं दी नहीं गई है बुक्स में भी, मैंने तुम्हें फिर भी बता दिया है सब। इस तरह से हम देखते हैं। चलो अगले वाले पर आते हैं। मॉड, थोड़ा सा मॉड्यूलस का तुम्हें तड़का डाल दिया मैंने क्वेश्चन में। याद करो, मॉड x लेस देन 2 का मतलब क्या होता था? मॉड्यूलस घुसा दिया हल्का सा, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी घुसा दिया। हाँ, मॉड x लेस देन 2 का क्या मतलब होता था? याद करो, जल्दी से याद करके बताओ मुझे, क्या होता था सर? हम तो भूल गए, याद करो। मॉड x लेस देन 2 का मतलब होता था x जो है -2 और 2 के बीच में होना चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, -2 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही अब मॉड cos x अगर है, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि cos x जो है वो √3/2 और -√3/2 के बीच में होना चाहिए। देखो थोड़ा सा मॉड्यूलस घुसा दिया, थोड़ा सा मॉड्यूलस घुसा दिया, राइट? तो ठीक है सर, अब क्या करें? अब सर दोनों तरफ कर दिया ये, तो कोई बात नहीं, तुम दोनों तरफ के एरो बना लो। कैसे करना है देखो, दोनों तरफ वाला एक मैं करके दिखा रहा हूं। तुम क्या करोगे बेटा, दोनों साइड के लिए एरो बना लो, √3/2 के बना लो। तो 2 एरो बनेंगे √3/2 के, 2 बनेंगे -√3/2 के। ये हो गए सर √3/2 के, ये हो गए सर, ये हो गए सर -√3/2 के। ठीक है जी, ये √3/2 मतलब π/6, ये हो गया 11 π/6 या -π/6, देखेंगे, जो लिखना हुआ लिख लेंगे। इधर हो गया 5 π/6 और इधर हो गया सर, इधर क्या हो गया 7 π/6। क्या ये इतनी बात सही है? क्या इतनी बात सही है बेटा? क्या इतनी बात सही लिखी है मैंने? देख लीजिए, 4 एरो बना लिए इन दोनों के, 2 इसके 2 इसके। हाँ, अब वही वाली कहानी, कौन सा एरिया शेड किया जाए सर, कौन सा एरिया शेड किया जाए? तो देखो मैं कैसे देखता हूं, मैं तो भाई 0 से चेक करता हूं। देखो x 0 पे क्या होता है? cos x 1 होता है। तो क्या मैं cos x 1 यहां डाल सकता हूं? क्या 1 इन दोनों के बीच में है? नहीं है, √3/2 से छोटा थोड़ी होता है 1। 1 इन दोनों के बीच में नहीं है, मतलब ये वाला रीजन तो नहीं आ सकता। ये 90 डिग्री है, cos 90 क्या होता है? 0 होता है। 0 इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी ये वाला रीजन होना चाहिए, 90 वाला रीजन होना चाहिए। देखा मैंने कैसे रीजन देखा, 0 या 90 को पकड़ के मैं रीजन चेक कर लेता हूं बस। 0 में देखा नहीं आ रहा था, cos 0 क्योंकि 1 होता है। 90 पे देखा cos 0, cos 90 तो 0 होता है। 0 लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, यानी 90 वाला रीजन हो जाएगा। 90 जैसे हो गया वैसे ही 270 पे भी cos 0 होता है, ये रीजन भी हो जाएगा। तो 2 रीजन आ गए इस बार क्या हो गया? 2 रीजन आ गए बस। अब तो बेटा लास्ट अपना काम, एरो देखेंगे। हम क्या करेंगे? एरो देखेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज में। इस रीजन को लिखेंगे एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक है, ये वाला है ये एंटी क्लॉक। ये एरो बना लिया करो जरूर, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ गए? तो बस पहला इंटरवल है π/6 से 5π/6, π/6 से 5π/6।
यूनियन। अच्छा एक और चीज, यहां इस बार ओपन है, ध्यान दीजिए, इस बार सिर्फ लेस और ग्रेटर के साइन हैं, तो तुम ब्रैकेट्स ओपन रखोगे। यूनियन ये वाला है ऐसे, तो 7π/6 से शुरू, 11π/6 पे खत्म, तो 7π/6 से 11π/6 ऐसा कुछ, और लास्ट में बेटा 2nπ जोड़ दीजिए, बात खत्म हो गई। ऐड 2nπ कर देना अब तुम लोग सभी के अंदर, चारों के अंदर 2nπ जोड़ देना, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ गए? आई होप बेटा समझ गए, आई होप बेटा आप लोग समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो एक तीसरा और करके दिखा देता हूं, उसी के साथ तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सर हार्ड लग रहा है बेटा, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। सर यहां cos x इक्वल टू 1 हो सकता है, हाँ cos x 1, हाँ लेंगे ना, तभी तो जीरो, cos 0 पे तो 1 होता है, 0 पे, इसीलिए मैंने ये वाला एरिया शेड किया था। इस वाले में cos x को हम 1 ले सकते हैं, यानी x को 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सर इसमें ग्राफ बना के इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं, बिल्कुल बेटा, मैं आपको क्या बताया था, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक है ग्राफिकल अप्रोच, एक है क्वाड्रेंट अप्रोच। क्वाड्रेंट अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, क्योंकि ग्राफिकल तो तुम खुद ही सीख जाओगे 12th में, जब इतने ग्राफ्स बनाओगे, ग्राफ बना बना के भी तुम रीजन देख सकते हो। बट क्वाड्रेंट अप्रोच अभी तुम अगर सीखोगे ना, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छी तरह क्लियर होंगे, बेसिक फंडे जो ट्रिगो के हैं ना, वो ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होंगे। हाँ चलो एक और देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड वाला क्या था सर? ये -√3/2 से हाफ, और ध्यान देना -√3/2 पे ओपन है, हाफ पे क्लोज्ड है, तो साइन एक्स यहां लिख देता हूं, साइन एक्स ऐसा कुछ ग्रेटर देन -√3/2, लेस देन इक्वल टू हाफ, तो वही वाली बात, पहले सर एरो बनाएंगे, पहले एरो बनाएंगे, बना लीजिए भाई। हाफ का एरो है π/6, 5π/6, और -√3/2 के, जल्दी से बनाओ, π/6 और 5π/6 तो हाफ के हो गए, और -√3/2 के क्या हो गए? 60, 60 हो गया ना √3/2, यानी पाई प्लस π/3, ऐसे जल्दी जल्दी बनाने हैं, 2π - π/3 यानी कि 4π/3, और ये कितना हो गया? 5π/3, ऐसे डायरेक्ट लिखो, या नेगेटिव π/3 देखेंगे भाई, जरूरत पड़ी तो नेगेटिव भी बना लेंगे। चलो अब थर्ड स्टेप, एरिया शेड, एरिया शेड। हाँ अब तुम मुझे बताओ, अब तुम मुझे बताइए, क्या अगर ऊपर और नीचे लगता है तुम्हें, ऊपर नीचे मतलब ये और ये है ऊपर, ये है नीचे, ऊपर एंड नीचे, तो तुम बेटा ए ऑप्शन टिक कर देना, और अगर लेफ्ट एंड राइट लगता है, लेफ्ट एंड राइट, तो तुम बेटा बी ऑप्शन टिक कर देना। ठीक है भाई, इस बार मैं स्टार्ट कर रहा हूं तुम्हारा पोल, ऊपर ये वाला और ये वाला लगता है तो ए ऑप्शन, ये दोनों लगते हैं तो बी ऑप्शन टिक करोगे। पोल स्टार्ट हो रहा है, और बाकी मार्स और प्लूटो वाले तो हैं ही हमारे, सी और डी वाले, जिन्हें सी और डी टिक करने हैं, दो क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं फिर भी। हाँ जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर करें सब लोग, चैट पे बातें बंद करें, और सारा फोकस लगाएं बेटा आंसर देने में। एक कह रहा है बाहर वाला, भाई कौन सा एरिया आ गया? ऊपर नीचे ये चार ही तो हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, इसके बाहर कौन सा है? दुनिया के बाहर निकल गए तुम तो बेटा प्लूटो वाले हो पक्का। हाँ चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम, कौन सा एरिया होगा? तो देखो मैं तो एरिया को वहीं से देखता हूं कि यार क्या जीरो वाला एंगल आ रहा है, क्या जीरो, साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो तो जीरो होता है, क्या जीरो इन दोनों के बीच में है? हाँ सर बिल्कुल है, तो यही वाला एरिया तो होगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है और जीरो तो इनके बीच में है, और ऐसे ही साइन 180 भी जीरो होता है, ये वाला भी एरिया आ गया, खत्म बात।
तो बेसिकली आंसर होना चाहिए बी, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट होना चाहिए आंसर, लेफ्ट राइट होना चाहिए। शाबाश, 71% लोगों ने सही बता दिया है। मार्स के लोग बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। मार्स की 2%, 2.3, और प्लूटो वालों की 1.32 हो गई है। ए और बी ऑप्शन है बेटा, 2 ऑप्शन है क्वेश्चन में, और सी डी टिक कर रहे हो तो तुम मार्स और प्लूटो के ही होगे, क्योंकि तुम्हें भाषा समझ तो आ नहीं रही। चलिए अब जल्दी से इंटरवल लिखेंगे। इसको सर एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे लिखोगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे लिखोगे, एरो डायरेक्शन। हाँ जल्दी से अब बताइए ये इंटरवल क्या है। अब इसमें देखो, इससे शुरू करना है, इस पे खत्म करना है, तो छोटे वाले को लूंगा, नेगेटिव वाले को, राइट। तो -π/3 से π/6, समझ गए, क्योंकि मुझे इससे जाना था, यहां से यहां जाना है, इससे स्टार्ट करना है, इससे स्टार्ट करना है, मतलब छोटा वाला एंगल लूंगा। 5π/3 तो 300 डिग्री बहुत बड़ा है, 300 से 30 डिग्री कोई इंटरवल मतलब ही नहीं बना, तो मैं छोटा वाला एंगल उसको बना दिया। और ओपन क्लोज का ध्यान रखेंगे भाई, हाफ पे क्लोज था तो π/6 पे क्लोज, -√3/2 पे ओपन, यूनियन। इसमें तो ऊपर से नीचे, तो पहले 5π/6, 4π/3, 5π/6, 4π/3, इस पे ओपन, इस पे क्लोज, और ऐड कर दो भाई 2nπ, 2nπ ऐड कर दो। हाँ समझ गए, क्या आप लोग समझ गए हैं? 2nπ सब में ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आई होप अब आपको बेटा क्लियर हो गया है कि साइन और कॉस की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है यार, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। अगर तुमने ध्यान से भी सुन लिया पिछले 15 मिनट तो तुम इसको समझ गए होगे। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा। अगला आता है अब tan x की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अभी तक तुमने ध्यान दिया होगा, मैंने सिर्फ साइन कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ली थी, tan x का नहीं लिया था, राइट। तो साइन कॉस में सर और tan में क्या फर्क है? tan में और आसान है, देखो अभी साइन कॉस में मैं क्या कर रहा था, ध्यान से सुनना। साइन कॉस में मैं क्या कर रहा था, मैं वो लिखे थे ना स्टेप्स, कहां गए? हाँ, सबसे पहले मैं इंटरवल जो लिखता था इन 1 साइकिल लिखता था, है ना, कि भाई 0 से 2π में एक साइकिल में हम पूरी सॉल्यूशन लिख के और 2nπ ऐड कर देते थे। मोटा मोटा यही तो करा था हमने साइन और कॉस के अंदर। ये जो दो चीजें थी कि हम पूरी साइकिल में लिखते थे और फिर 2nπ ऐड कर देते थे। क्यों करते थे? क्योंकि साइन और कॉस का पीरियड रिपीट कितनी देर बाद होता था? वो 2π पूरी जलेबी के बाद रिपीट होता है। पर tan x का पीरियड क्या है, जल्दी बताओ। तुम लोगों को याद होगा, अगर ग्राफ्स याद है बेटा, तो मैंने तुम्हें वहां tan x का पीरियड बताया था। tan x का पीरियड, tan x कितनी देर बाद रिपीट होता है, जल्दी बताइए। tan x का पीरियड क्या होता है? हाँ, tan x का पीरियड क्या होता है, जल्दी बताओ, चैट पे देखते हैं। tan x का पीरियड क्या होता है? tan x कितनी देर बाद रिपीट करता है? ग्राफ से भी देख सकते हो, देखो साइन कॉस के, साइन का ग्राफ तो 2π के बाद ये चीज रिपीट करती जाती है, राइट। बट tan x का ग्राफ, इसमें यही चीज रिपीट करती जाती है, बार बार इस चीज को उठा के, बार बार इस चीज को बेटा उठा के तुम एज इट इज, ये चीज उठा के एज इट इज यहां पेस्ट कर देते हो, ऐसे कर देते हो, ऐसे इधर बार बार एक ही चीज आती है। तो ये जो है यही ग्राफ रिपीट करता है, मतलब -π/2 से π/2, मतलब पाई के बाद रिपीट करने लग जाता है। tan x का पीरियड बिल्कुल याद कर लो, 12th में बहुत काम आने वाला है, कि sin x cos x का पीरियड 2π, tan x का पीरियड पाई, tan cot का पीरियड पाई। तो पीरियड जो होता है tan x का पाई होता है, पाई के बाद ही रिपीट करता है। तो अब इस पीरियड से मुझे क्या फायदा है? देखो पहले 2π था पीरियड, तो मैं क्या कर रहा था, पूरी साइकिल में देखता था, इस पूरे में साइकिल में देखता था सॉल्यूशन और 2nπ जोड़ देता था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आधी साइकिल में ही देख लूंगा, क्योंकि मुझे पता है 0 से π के बाद तो ये रिपीट करने वाला है। तो अब मैं क्या करूंगा, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर tan x, फाइंड द सॉल्यूशन इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल मतलब 0 से 2π जो फुल होती थी, अब उसको आधी साइकिल 0 से π समझ लो जैसे, उसमें करिए और ऐड कर दोगे इस बार nπ टू गेट जनरल सॉल्यूशन।
तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पूरी साइकिल में निकालने की, टाइम बर्बाद करने की, क्योंकि tan x का पीरियड n पाई है तो हम उसको बेटा यूज करेंगे, राइट। n पाई ऐड करेंगे तो बस फर्क इतना सा है, साइन कॉस में क्या था, पूरी साइकिल में निकाल के 2n पाई जोड़ते थे, इसमें आधी साइकिल में निकाल के n पाई जोड़ देंगे, ज्यादा छोटा पड़ेगा हमारे को, tan x की इक्वेशन सॉल्व करनी ज्यादा सिंपल होंगी, ठीक है। चलिए पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ लोग कह रहे हैं सर ओपन क्लोज कैसे हुआ, हमें समझ नहीं आया। मेरे भाई यहां पर क्या है, ओपन है ना भाई, -√3/2, तो -√3/2 किस पे आया था, इस पर और इस पर, तो इन दोनों को ओपन कर दिया बेटा, देखो -π/3 को और 4π/3 को ओपन कर दिया। हाफ पर क्या था, क्लोज, हाफ इन दोनों पे आया था, उन दोनों को क्लोज रख लिया। बस भाई इतना सिंपल सा ही तो है, हाँ भाई इतना ही सिंपल है। अगर सर यहां भी ओपन होता यहां भी तो सबको ओपन कर देते, बस इतना सा। चलिए वापस आ जाते हैं tan x पे। तो tan x का मैं आपको बता रहा था कि भाई आधी साइकिल में निकालोगे और n पाई जोड़ दोगे। चलो एक क्वेश्चन से समझाता हूं। मान लीजिए आपसे मैं बोलूं कि भाई tan x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सॉल्व करके बताओ, tan x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सॉल्व करके बताओ। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो क्वाड्रेंट बनाएंगे। tan x इक्वल टू 1 कहां होता है सर, π/4 पे और 5π/4 पे। अब यही होती है जल्दबाजी, आपको 5π/4 लेने की जरूरत है ही नहीं बेटा, क्योंकि अपने को तो सिर्फ आधी साइकिल में ही लेना है, हमें नीचे पाई के नीचे जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, समझे। हमें सिर्फ π/4 पे रखना है, ये वाला एंगल π/4 है। मुझे पता है तुम कह रहे होगे सर ये भी तो था, सर कहां चले गया सर, ये भी तो लेते सर, अभी तुम्हें दिखा दूंगा, ये वाला तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट वाले में मत जाओ, क्योंकि तुम हाफ साइकिल में सॉल्यूशन निकालना चाहते हो। ठीक है सर, समझ गए सर, हाफ साइकिल मतलब इतना, इस लाइन के ऊपर, 0 से पाए समझ लो अभी, ठीक है। तो अब तुम ये सोचो tan x 1 से बड़ा कब होगा, tan x 1 से बड़ा सर, तो tan x तो यहां 0 होता है, tan x तो हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ है, यहां 0 से बढ़ते बढ़ते 1, 1 से यहां बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी हो जाता है 90 पे जाके, है ना भाई, 90 पे जाके इंफिनिटी। और इधर तो नेगेटिव होता है सर, इधर तो tan x नेगेटिव होता है, तो ये तो लेना भी मत भूल के भी, क्योंकि हम tan x 1 से बड़ा चाहते हैं, समझे। बस हो गया, हो गया, इसको लेना नहीं है, इतना लेना है बस, इससे नीचे ले नहीं सकते, नीचे हमें वैसे ही नहीं जाना क्योंकि आधी साइकिल में लेना है। तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, ये इंटरवल बन गया, बस इतना, इतना इंटरवल बन गया, ओके। अब तुम चाहो तो ग्राफ से भी कर सकते थे यार, ग्राफ से और इजी लगेगा एक्चुअली, बट फिर फंडे सीख नहीं पाओगे ये सब। तो 1 से बड़े में मतलब क्या हो गया, π/4 से लेके π/2। अच्छा π/2 पे ओपन रख रहा हूं, π/2 पे क्या कर रहा हूं, ओपन रख रहा हूं, π/2 पर ओपन रख दिया बेटा। क्यों ओपन रख दिया, π/2 पे ओपन क्यों रख दिया, tan x डिफाइंड ही नहीं होता, tan x की डोमेन में 90 नहीं होता। और अब लास्ट में n पाई ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा n पाई प्लस π/4 से लेके n पाई प्लस π/2। ये फाइनल आंसर हो गया, ये बेटा फाइनल आंसर हो गया, समझ गए, ये फाइनल आंसर हो गया। अब तुम कहोगे कि सर थर्ड क्वाड्रेंट वाला कहां है सर, हमें दिख क्यों नहीं रहा थर्ड, तो n को मेरे भाई 1 डाल दो, देखो n को 1 डालते ही तुम्हारे को क्या मिल रहा है, देखो पाई प्लस π/4 और पाई प्लस π/2, तो तुम्हें ये वाला बेसिकली अपने आप थर्ड क्वाड्रेंट का मिल गया, देखो। क्योंकि जो ये मत सोचो यहां वाला कहां चले गया सर सॉल्यूशन, वो अपने आप आएगा, वो पीरियड विल टेक केयर ऑफ इट। जो हमने पीरियड का फंडा लगाया है कि पाई के बाद वो वैसे ही रिपीट करना है, तो वो तुम्हें इसके बाद ऑटोमेटिकली नीचे वाला रिपीटेड मिल जाएगा, इनको 1 डालते ही तुम्हें मिल जाएगा, डालने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें मैं बस बता रहा हूं कि भाई मिल जाएगा। तो तुम्हारा फाइनल आंसर तो यही हो गया। चैट थोड़ी सी लेट चल रही है, मेरे पास आपके मैसेजेस लेट आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं। आई होप बेटा ये बात क्लियर हो गई है। तो tan x में यही करना है कि आपको आधी साइकिल में ढूंढ के उसको n पाई ऐड कर देना है, बस इतना सा काम करना है। चलिए अगला करते हैं, अगला करते हैं बेटा। चलिए ये वाले 4 क्वेश्चंस हैं, इसके साथ इसे कंक्लूड करेंगे, जितने हो पाएंगे अभी ठीक है, नहीं तो बाकी कल कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वाला है tan x जो है 1/√3 से 3√3
ठीक है सर, तो फर्स्ट वाले का जल्दी से बनाओ। अब तुम बना सकते हो बेटा खुद से भी, सबके एरोज बनाओ, 4 एरो, दो फर्स्ट और सेकंड दो ही क्वाड्रेंट में बना लो। 1/√3, 1/√3 मतलब यहां है सर, √3 मतलब यहां है, और सर थर्ड में भी होंगे बट मैं नहीं बनाऊंगा सर, π/6 और π/3 थर्ड में नहीं बनाऊंगा क्योंकि आधी साइकिल में ही बनाना है, बस हो गया। और अब इनके बीच में रहना है, तो यहां से 10x बढ़ते बढ़ते 1/√3 इंक्रीजिंग ही है, तो इसके बीच में ही रहेगा, क्योंकि यहां तो 10x 0 होता है, वहां इन्फिनिटी होता है, दोनों ही नहीं चाहिए, तो बीच में ही रह पाएंगे हम, बीच में ही रह पाएंगे, यानी कि π/6 से लेके π/3 ये वाला ओपन, 1/√3 वाला और √3 π/3 वाला क्लोज्ड, n पाई जोड़ दो, सो n पाई प्लस π/6 से लेके n पाई प्लस π/3 इस पे क्लोज्ड। फाइनल आंसर हो गया बेटा, बहुत आसान, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, इजीली सॉल्व हो गया। सेकंड पर आते हैं, सेकंड बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। 10x लेस देन इक्वल टू 1, देखते हैं 10x लेस देन इक्वल टू 1 में क्या होगा। 10x लेस देन इक्वल टू 1 में सर 10x लेस देन इक्वल टू 1, तो पहले तो 10x इक्वल टू 1 बना लेता हूं, π/4, और इधर बनाओगे नहीं सर आप थर्ड में, हमें पता है। अब ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा, अब बहुत मजा आएगा बेटा। कुछ लोग बेचारे रो रहे हैं, सर डाउट ले लीजिए सर, सर वेब इज नॉट वर्किंग। अच्छा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, काफी बच्चों का बेटा आता है। हर्ष ने पूछा है, सर हम अपना 100% कैसे दें, पढ़ने का मन तो करता है लेकिन मन नहीं लगता है सर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बट इसका आंसर मैं, मुझे लग रहा था ये एक दो महीने बाद आएगा तुम्हारे पास ये क्वेश्चन, बट थोड़ा जल्दी आ गया। चलो कोई नहीं, आई थिंक तुमने 2 महीने तो हो ही गए तुम्हें स्टार्ट करे हुए। तो बेटा अगर तुम्हें भी ये लगता है कि यार सर जिस एनर्जी के साथ शुरू किया था वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा, या फिर सर डर लग रहा है, या टफ लग रहा है, या सर वो एफर्ट नहीं हम कर पा रहे, मन करना है ये पता है बट कर नहीं पा रहे सर, होता है ना ये, होता है ना ये। तो बच्चों देखो, अगर तुम्हें भी ये लगता है ना, तो इसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन होता है एक, इसका सोल्यूशन पता है, इसमें है ही नहीं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, इसका सोल्यूशन इसमें नहीं है पढ़ा कि कैसे पढ़ूं क्या पढ़ूं, हम लोग क्योंकि सोल्यूशन खोजते हैं इसमें कि यार शायद मैं ढंग से नहीं पढ़ रहा हूं, शायद मैंने सर समझ नहीं आया, या मैंने डीपीपी नहीं लगाई, इसमें है ही नहीं। अगर आप बेटा ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि मोटिवेशन नहीं आ रही सर, अपना 100% नहीं दे पा रहा सर, उस एनर्जी के साथ नहीं पढ़ पा रहे जिसमें पहले जो एनर्जी थी सर, हो रहा है ना काफी लोगों के साथ, देखो चैट पे भी लिख रहे हैं यस सर हो रहा है, हो रहा है, होता है बेटा, ये नेचुरल फिनोमिना है। देखो जेई की जब तैयारी करते हैं तो ये होता ही है। इनफैक्ट कोई भी टफ काम जब तुम लाइफ में करते हो ना, उसमें ये जरूर फेस करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इनकी लाइफ में डिमोटिवेशन नहीं आता होगा क्या? इन्हें नहीं लगता अरे यार मैं कैसे करूं, अब मैं तो मेरे तो सारे दरवाजे बंद हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ूं, या फिर जितना एफर्ट मैं कर रहा हूं उसका आउटपुट नहीं आ रहा, या वो उतनी मैं एफिशिएंसी नहीं दे पा रहा जितना मैं देना चाहता हूं। का कारण बताऊं तुम्हें, बस बेटा एक ही चीज सोचनी है, तुम्हें ये सोचना है कि जो तुमने शुरू किया था ना वो क्यों किया था। क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी तुमने बेटा किया है, जो जेई करने की अगर तुमने ठानी थी, जेई मेंस करना था या एडवांस करना था, कोई कारण होगा ना, कोई रीजन होगा ना, उसी लिए शुरू किया होगा तुमने। उस रीजन को अगर नहीं था, बस ये था कि यार दोस्तों ने बोल दिया चलो मैं जोश जोश में आ गया आईआईटी जाऊंगा ये वो, तो ये नहीं, कुछ ना कुछ रीजन अपना फाइंड जरूर करो, क्योंकि बेटा जो टफ मोमेंट्स होते हैं ना, उसमें अगर आपको विन करना है तो आपको वो रीजन ही काम आएगा। एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा कि रीजन का मतलब क्या है। बेसिकली ये है कि आपको कोई ऐसी चीज जो मोटिवेट करे कि हाँ यार मुझे ये चीज करनी थी। जैसे रीजन क्या हो सकता है, हो सकता है कि यार मुझे मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे यार पढ़ लिख के बढ़िया बनना है, या मेरे एक अंकल थे उन्होंने आईआईटी करी थी वो आज बहुत बढ़िया हो गए हैं, या मैं अपने घर वालों को प्रूव करना चाहता हूं, या अपने भाई को प्रूव, बहुत चीजें हो सकती हैं यार, छोटी से छोटी, जो आपको शायद बहुत मोटिवेट कर दें बट सामने वाले को सिली लगे, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है अपना रीजन कि यार ये रीजन है। हो सकता है आप जो रीजन सोच रहे हो वो सामने वाले को लगे कि अरे यार ये तो बिल्कुल ही बेकार है, क्या ये कोई रीजन हुआ? उसके हिसाब से नहीं, आपको मोटिवेट करना चाहिए। अगर वो रीजन ऐसा है कि तुम्हें वो मोटिवेशन देता है, वो तुम्हारी रातों की नींद को तुम्हें जगा के रखता है और तुम्हें एफर्ट करने के लिए बेटा दोबारा से जगाता है, तो उस रीजन को जरूर ढूंढिए। तो आज सभी बच्चे इस चीज को
मैं ये नहीं बोल रहा अभी अभी आंसर करो, काफी लोगों का मैं देख रहा हूं कि भाई चैट पे रिप्लाई कर रहे हैं कि हाँ सर ये रीजन है वो रीजन है। आप अभी मत रिप्लाई करिए, आप रात में आराम से सोचिएगा कि क्या रीजन है, किस वजह से आप आईआईटी करना चाहते हैं। क्योंकि वो रीजन जब तक एक स्ट्रांग रीजन नहीं होगा ना, तुम छोड़ दोगे बीच में प्रिपरेशन, तुम्हें लगेगा अरे यार क्यों ही करना है, क्या ही करना है, ठीक है यार इतना टफ है फालतू में करूं। मनी, काफी लोग कह रहे हैं सर मनी, BMW, मनी कैन नॉट बी अ रीजन टू क्रैक आईआईटी। क्यों सर, मनी के लिए तो काम करते हैं सब। बेटा देखो, मनी तो बहुत तरीके से अर्न किया जा सकता है, मनी तो बहुत तरीके से अर्न किया जा सकता है। आज तुम्हें लग रहा है कि यार मैं आईआईटी करके मनी अर्न करूंगा, ठीक है अच्छी बात है, करोगे ही। बट तुम्हें मान लो ये लगने लगे 2 महीने बाद, अरे यार आईआईटी के बिना भी तो मनी अर्न किया जा सकता है, वो मेरे अंकल हैं वो देखो वो तो आईआईटीएन नहीं है, उनके पास तो इतना मनी है। तो मनी कैन नेवर बी अ रीजन फॉर यू टू क्लियर आईआईटी, क्योंकि मनी तो बहुत तरीके से कमाया जाता है बेटा, नॉन आईआईटीएंस भी कमाते हैं। ठोस रीजन होना चाहिए जो तुम्हारे दिल पे लगी हुई हो, कोई बात ऐसी इमोशनल कोई तुम्हें कर दे। या कई काफी लोगों के लिए होता है यार पेरेंट्स, यार मम्मी पापा ने का सपना है यार उनके लिए करके दिखाना है, उन्होंने मेरे लिए इतना किया है और वो ये चाहते हैं कि मैं ये करके दिखाऊं। तो अगर आप उस लेवल तक बेटा अपने माँ बाप के लिए फील करते हैं तो ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको बेटा ये चीज सोचनी है कि वो रीजन क्या है, जिस रीजन जो आपको बार बार मोटिवेट करे, जब जब तुम गिरो तब तब तुम्हें उठाए। ये सब स्टेटमेंट्स अपने आप खत्म हो जाएंगे, पता है। जिस दिन बेटा तुम्हें ये लगेगा कि भाई मेरा वो रीजन है, तुम्हें तुम्हें जब पढ़ने बैठे होगे तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा, तब तुम उस रीजन को सोचोगे यार मैंने क्यों शुरू किया था, फिर दोबारा से अंदर एनर्जी भर जाएगी और दोबारा से बेटा तुम फुल एफर्ट लगाने की कोशिश करोगे, समझे। तो इस बात को बहुत सीरियसली लेना। ये काफी लोग इसको हंसी में निकाल देते हैं, बट एक्चुअली ये फैक्ट है। किसी भी बड़े आदमी को देख लो, कोई भी लाइफ में कहीं भी सक्सेसफुल बनाओ, हमेशा उसके पीछे पीछे एक रीजन रहा है। बिना रीजन के कोई इतने एफर्ट्स मारता ही नहीं है लाइफ में, सब चिल मारना चाहते हैं यार, सब चिल मारना चाहते हैं। कोई ना कोई एफर्ट जरूर, कोई अगर किसी ने किया है आउट ऑफ द वे जाके, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा। चलिए, तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी दिनों से मैं सोच रहा था इस बात को एड्रेस करूंगा आप लोगों की क्लास में, बट मैं सोच रहा था थोड़ा डिले किया जाए, हो सकता है अभी आप लोगों को नहीं आ रहा हो, बट क्योंकि काफी बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं चैट पे भी देख रहा था, मुझे मैसेजेस भी किए थे इनफैक्ट काफी लोगों ने इंस्टाग्राम पे कि सर हम ये फेस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा था इसको हम क्लास में ले लेंगे, क्लास में बेटा डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आज सभी बच्चे इस बारे में सोचेंगे, इस बारे में बेटा सोचेंगे कि हाँ। अब एक बच्चे ने मुझे लिखा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसके लिए उसका रीजन सुनो कितना डिफरेंट है। तुम उस पर हंस सकते हो बट उसके लिए वो रीजन है। उसने मुझे चैट पे लिखा था कि सर मेरे को 10th के मेरे बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, कुछ 90s में उसने बताया था कि 92-93% आए, बट 91% वाले को भी सेलिब्रेशन में स्कूल ने बुला लिया, बट मुझे सर इग्नोर कर दिया। कोई भी रीजन हो सकता है स्कूल का, मुझे सर उन्होंने सेलिब्रेशन में ही नहीं बुलाया, रिजल्ट सेलिब्रेशन में। तो सर मेरे को ये बात दिल पे लग गई, अब मैं उनको प्रूव करूंगा आईआईटी का रिजल्ट निकाल के कि भाई देखो तुमने मुझे नहीं बुलाया, मैं देखो आईआईटी का रिजल्ट क्लियर करने वाला हूं। तो अब तुम्हें लग सकता है ये क्या बेवकूफी भरा रीजन है, बट उसके लिए तो वो इंपॉर्टेंट है ना। तो सिमिलरली तुम्हारा रीजन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, किसी और के लिए होना हो डजंट मैटर, वो तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, बस अगर तुम्हें कर रहा है तो बढ़िया है, किसी और को करे ना करे, कोई बेवकूफ बोले बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है ना। हाँ, क्या फर्क पड़ता है। कोई पूछ रहा है सर आपका रीजन क्या था, मेरा रीजन भी बेटा पर्सनल था, मेरे पास भी रीजन था बट वो पर्सनल था, वो मैं बता नहीं सकता आप लोगों को सबके सामने, क्योंकि ऐसी बात है, मैंने बताया ना, वो ऐसी चीज है कि जरूरी नहीं है कि भाई आप लोगों को उसमें सेंस लगे। तो इस बारे में सोचना जरूर, इस बारे में जरूर सोचना। अगर तुम लाइफ में कोई भी टफ चीज करना चाहते हो तो उसके पीछे जब तक रीजन नहीं होगा तुम कभी नहीं अचीव कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जो तुम्हें पुल डाउन करेगा, तुम्हें खींचेगा, अरे छोड़ यार क्यों इतनी मेहनत करनी, बाकी लोग तो इतनी मस्ती कर रहे हैं, मैं ही क्यों लगा पड़ा हूं, तब वो रीजन आपको हेल्प करेगा। चलिए, तो इस बात को याद ध्यान रखेंगे। बाकी अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम कंटिन्यू करेंगे बेटा कल की क्लास में। ये हमारे 2 पार्ट्स, इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट हुआ है अभी, सेकंड थर्ड फोर्थ तुम ट्राई कर लेना घर पे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े से टफ हैं इसीलिए क्लास में ले रहा हूं ये वाले, बट कल की क्लास में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, तो यहां से शुरू करेंगे हम कल का लेक्चर। इस पे कल हम, अब कल क्या करने वाले हैं देखो, कल हम और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब हमारे पास सिर्फ थ्योरी हो गई है इस चैप्टर में, सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं अपने को, प्रैक्टिस कल वो करेंगे, कल मतलब जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा। और उसके बाद बेटा नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा ब्रेक मिलेगा तुम्हें, काफी समय से ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, एक नई यूनिट दैट इज अलजेब्रा हम स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग उसको रिवाइज करना अभी से शुरू कर दीजिए, 10th वाली क्वाड्रेटिक, क्योंकि काम आएगी सारी अपने को।
जो 10th में भूल चुके हैं वो लोग याद करें, दोबारा से रिवाइज करें, और DPP5 होमवर्क में आप कर सकते हैं, आज मैंने दी है। इसके अलावा जिन लोगों को एडवांस के लिए स्पेसिफिकली मेहनत कर रहे हैं, जो एडवांस के लिए, वो ये मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस कर लें, राइट। मॉड्यूल के मैंने क्वेश्चन कुछ ही मार्क करे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट थे, वो वाले मत करिएगा। एक्सरसाइज 1 में, अच्छा एक्सरसाइज 1 वाले तो मेंस वाले भी कर सकते हो, ये वाली एक्सरसाइज 2 वाले प्योर एडवांस के लिए ही हैं वो क्वेश्चंस, आप तभी करें। वीकेंड का काम है, कोई कल तक नहीं करना आपको, आराम से, क्योंकि इस वीक और क्लासेस आपकी हैं नहीं, सैटरडे संडे मंडे 2-3 दिन है आपकी, उसके बाद जाके क्लास लगेगी अपनी। तो इतना काम पूरा हफ्ते का आपको मिल चुका है, कर लीजिएगा इतना, राइट। चलिए अब जाने का समय आ गया है बेटा, जाने का समय आ गया है। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया। आज हमने कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन वगैरह सॉल्व करनी सीखी। अब इसी तरह से कल के लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन अभी करेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, और तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। होमवर्क जरूर कर लेना, इतना रिवाइज जरूर कर लेना, नोट जरूर बना लेना, और अपना रीजन जरूर सोचना रात में बैठ के, क्या है वो रीजन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।